अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। इस वीडियो में हम सीखेंगे फिजिक्स क्लास 12 नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड यूनिट 23 कॉस्मोलॉजी के तमाम असाइनमेंट्स का सलूशन, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज का सलूशन, एक्सरसाइज के शॉर्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन का सलूशन, एक्सरसाइज के कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन का सलूशन, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सलूशन। तमाम चीजों का डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है। काइंडली आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर डायरेक्ट वो चीज सीख लें जो चीज आप सीखना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो को देखकर आपकी इस चैप्टर की अच्छी तैयारी हो जाए। हम शुरू करेंगे असाइनमेंट 23.1 से। What is the relative luminosity of the object A and B if temperature of A object वो हमें दिया गया है 100 केल्विन, टेम्परेचर ऑफ B ऑब्जेक्ट दिया गया हमें 200 केल्विन, जबकि रेडियस ऑफ A ऑब्जेक्ट दिया गया हमें 10 मीटर और रेडियस ऑफ B ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है 5 मीटर। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगाएंगे लुमिनोसिटी का, जो है L = 4 पाई r स्क्वायर, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर की पावर 4। इस फार्मूले को हम दो दफा लिख लेंगे, एक दफा लिखेंगे ऑब्जेक्ट ए के लिए और एक दफा लिखेंगे ऑब्जेक्ट बी के लिए। फिर इनको हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एल ए ओवर एल बी इज इक्वल टू रेडियस ए ओवर रेडियस बी का होल स्क्वायर और टेम्परेचर ए ओवर टेम्परेचर बी की होल पावर 4। इस तरह हम ये फार्मूला यूज करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं रिलेटिव लुमिनोसिटी। अब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। आर ए की वैल्यू 10 है, आर बी की वैल्यू है 5। ये 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर। टी ए की वैल्यू 100 है, टी बी की वैल्यू 200 है, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5 की होल पावर 4 और इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.25। इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारा एल ए ओवर एल बी रिलेटिव लुमिनोसिटी आ जाएगी 0.25। असाइनमेंट 23.2 करेंगे। बेटलजूस ये हमारा नियरेस्ट रेड जॉइंट स्टार है, नियरेस्ट रेड जॉइंट स्टार है हमारे सन से, हमारी अर्थ से। इसकी लुमिनोसिटी है 4.49 इंटू 10 रेज पावर प्लस 31 वॉट और ये रेडिएशन एमिट करता है जिसकी वेवलेंथ है 850 नैनोमीटर और नैनो की जगह हम लगा देंगे 10 की पावर -9 मीटर। तो कैलकुलेट करें रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द बेटलजूस, जिसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ बी, रेडियस ऑफ बेटलजूस टू द रेडियस ऑफ सन आर एस। तो आर बी की आर सन, रेडियस ऑफ बेटलजूस की रेडियस ऑफ सन के साथ रेशियो क्या होगी हमने फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें चाहिए होंगी जो हमें यहाँ नहीं दी गई। वो स्टैंडर्ड वैल्यू में है सोलर लुमिनिसिटी हमें चाहिए होगी, जिसे एल हम सोलर एल नॉट कह देते हैं, जिसकी वैल्यू है 3.828 इंटू 10 रेज पावर 26 वॉट। ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है। उसके अलावा सन का अफेक्टिव टेम्परेचर जो दिया गया है 5772 केल्विन, जो सरफेस का इफेक्टिव टेम्परेचर है जिसे लाइट इमिट होती है, वो हमें दिया हुआ है टी नॉट। तो सन की हमें लुमिनोसिटी की वैल्यू और सन के सरफेस टेम्परेचर की वैल्यू हमें चाहिए होगी। अब हम बेटलजूस का सरफेस टेम्परेचर इफेक्टिव टेम्परेचर निकालेंगे वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ के तहत, जिसमें टेम्परेचर इज इक्वल होता है बी कांस्टेंट ओवर लैम्डा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वेवलेंथ हमें दी गई थी 850 नैनोमीटर, वो हम इस वैल्यू में पुट कर देंगे 850 टू 10 रेज पावर -9 और वेन्स कांस्टेंट की वैल्यू है 2.897 इंटू 10 रेज पावर -3। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो इससे हमें बेटलजूस का टेम्परेचर मिल जाएगा 3408.235 केल्विन। अब हम लगाएंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जिसमें एल इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर की पावर 4। तो एक बेटलजूस के लिए फार्मूला लिख लेंगे, साथ में बी भी डाल देंगे, एक दफा सन के लिए फार्मूला लिख लेंगे। उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो यहां से 4 पाई और 4 पाई और स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एल बी की रेशियो एल एस के साथ आ जाएगी आर बी स्क्वेयर टी बी की पावर 4 आर एस स्क्वेयर टी एस की पावर 4। यहां से हम आर बी और आर एस का होल स्क्वेयर को अलहदा कर लेंगे। ये वैल्यू यहां मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाके ये वैल्यू टी बी की पावर 4 ये आर बी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये जाके एल एस के साथ डिवाइड हो जाएगी और टी एस की पावर 4 ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है, ये एल बी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी पावर आ जाएगी 4। अब यहाँ पे स्क्वेयर खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन का हमें लेना पड़ेगा अंडर रूट। हम पूरी इक्वेशन का अंडर रूट ले लेंगे तो आर बी ओवर आर एस जो हमने फाइंड करना था ये आ जाएगा अंडर रूट एल बी ओवर एल एस और टी एस ओवर टी बी की पावर 2, क्योंकि पावर 4 थी, इस अंडर रूट लेंगे तो ये पावर 2 हो जाएगी और ये 2 इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हम आर बी और आर एस की रेशियो निकाल सकेंगे ये फार्मूला यूज करते हुए। बेटलजूस का सरफेस टेम्परेचर हम ये फार्मूला यूज करते हुए पहले ही यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब हम ये फार्मूला यूज करते हुए आर बी और आर एस की वैल्यू निकालेंगे।
अब इसमें एल बी और एल नॉट सन का एल, ये दोनों वैल्यू हमने डाटा में लिखी थी, एक हमें क्वेश्चन में गिवन थी और एक हमने स्टैंडर्ड वैल्यू ली थी, वो हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। फिर सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू हमने लिखी थी यहाँ पे, ये इधर पुट कर देंगे। और सरफेस टेम्परेचर ऑफ बीटलजूइस, ये हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था, ये भी हम यहाँ पुट कर देंगे। जैसे दो सरफेस टेम्परेचर की रेशो को हमने सॉल्व किया और बाद में सॉल्व करके हमने यहाँ फार्मूले में इसकी जगह यहाँ से पुट कर दिया इस फार्मूले में हमने। उसके बाद एल बी और एल नॉट, एल बी और एल नॉट ये हमें दिया हुआ, एल बी और एल नॉट, इसको हमने डिवाइड किया, इसका अंडर रूट लिया, जो वैल्यू आ रही है 342.42, इसको हमने इस फार्मूले में यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 982.3। ये रेशियो है रेडियस ऑफ द बीटलजूइस टू द रेडियस ऑफ द सन। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। असाइनमेंट 3.3, एक गैलेक्सी है, ये फाउंड हुई है कि मूव अवे, हमसे दूर जा रही है विद द स्पीड ऑफ 2.1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो एक गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है, उसकी हमारे पास रिसेशन स्पीड है 2.1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। गैलेक्सी इज एट डिस्टेंस ऑफ, इसका अर्थ से इस गैलेक्सी का एट अ टाइम डिस्टेंस इस वक्त हमें दिया गया है 9.5 × 10⁻24 मीटर फ्रॉम अर्थ। तो ये दो वैल्यूज हमने डाटा में लिख दी। अज्यूमिंग द स्पीड हैज रिमेन कांस्टेंट, अज्यूम कर लेते हैं अर्थ से गैलेक्सी का जो डिस्टेंस है और स्पीड है, ये स्पीड कांस्टेंट है। तो फाइंड करें व्हाट इज द एज ऑफ यूनिवर्स। तो अब ये जो गैलेक्सी है ये जमीन से इतनी देर में गई होगी, तो एज ऑफ यूनिवर्स क्या होगी, यूनिवर्स की हमने निकालनी है, एज ऑफ द यूनिवर्स, व्हाट इज द एज ऑफ द यूनिवर्स। पहले हम एक चीज देखते हैं, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। टाइम हम यूज करेंगे डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस भी हमें दिया गया है और वेलोसिटी भी दी गई है। इस फार्मूले को यूज करके हम ये दे सकते हैं कि ये जो गैलेक्सी है इसे जमीन से किसी दूर जगह पे जाने में कितना टाइम लगे। तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी का फार्मूला यूज करते हुए हम अपना टाइम निकाल लेंगे। हमारे पास डिस्टेंस दिया गया था 9.5 × 10⁻24 और वेलोसिटी गई थी 2.1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.5238 × 10⁻17 सेकेंड। तो सेकंड में हमारा टाइम आ जाएगा। अब देखें एक साल में कितने सेकंड होते हैं, एक साल में 365.25 डेज होते हैं, हर डे में 24 आवर होते हैं और हर आवर में 60 × 60 3600 सेकंड होते हैं। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक साल में 3.15 × 10⁻7 सेकंड होते हैं। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये जो हमने टाइम निकाला है सेकंड में, इसको वैल्यू को यहाँ से पुट करेंगे तो हमारा टाइम है ईयर्स में आ जाएगा, क्योंकि एक साल में इतने सेकंड होते हैं। यहाँ पे सेकंड गिवन है, ये सेकंड हमने यहाँ से यहाँ लिखे और यहाँ से ये वाले सेकंड हमने उठा के यहाँ लिखे, तो ये है हमारे गिवन सेकंड और ये है एक साल में कितने सेकंड है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो टाइम फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा ईयर। तो टाइम जो ईयर्स में लगेगा वो होगा 1.433 × 10⁻10 ईयर्स। यानी गैलेक्सी को हमसे दूर जाने में, या गैलेक्सी जब बनी थी उसके बाद हमसे दूर गई होगी, तो गैलेक्सी को हमसे दूर जाने में, बनने में, या एज ऑफ द गैलेक्सी जो हमने निकाली है वो आई है 1.43 × 10⁻10 ईयर्स। अब हम करेंगे एमसीक्यूज का सोल्यूशन। एमसीक्यू नंबर 1 है कि ऐसा यूनिट ऑफ लुमिनोसिटी क्या होती है। तो लुमिनोसिटी का यूनिट होता है हमारे पास ऑप्शन ए वॉट। वो क्यों? लुमिनोसिटी मेजर करती है टोटल पावर रेडिएटेड बाय सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि स्टार पर यूनिट टाइम। तो पावर जो होती है वो होती है एनर्जी पर सेकंड। तो एनर्जी पर सेकंड का यूनिट होता है वॉट, पावर एनर्जी पर सेकंड का यूनिट होता है वाट। बाकी इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शन है जूल, ये वर्क का यूनिट है, एनर्जी और वर्क का। न्यूटन मीटर ये फोर्स पर डिस्टेंस है, यहाँ रिलेटेड है। और कैंडला पर मीटर ये है ब्राइटनेस पर यूनिट एरिया। तो बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। लुमिनोसिटी का यूनिट होगा एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, और ये पावर होगी, पावर में होगा यूनिट होगा हमारे पास वॉट। ये तमाम ऑल एनर्जी एमिशन रेट्स पे अप्लाई होता है। तो लुमिनोसिटी डिस्क्राइब करती है हाउ मच एनर्जी अ स्टार या गैलेक्सी रिलीज हुई है एवरी सेकेंड, जस्ट एज अ बल्ब लाइट बल्ब की पावर की तरह इज मेजर्ड इन वॉट्स। जैसे लाइट बल्ब की पावर को हम वाट में मेजर करते हैं, इस गैलेक्सी और स्टार कितनी रोशनी एमिट करते हैं उसको भी हम वाट में मेजर करते हैं। तो स्टार की लुमिनोसिटी का भी सेम यूनिट होता है जो लाइट बल्ब का होता है, बिकॉज बोथ क्वालिफाई द रेट ऑफ एनर्जी आउटपुट। दोनों बताते हैं कि रेट ऑफ एनर्जी की आउटपुट कितनी हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए हमारा वॉट। तो लुमिनोसिटी होती है द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन ऑफ बाय अ स्टार ईच सेकेंड, सेम एज पावर, और इसका यूनिट होगा वॉट। इसके अलावा हम एपरेंट ब्राइटनेस को भी देख लेते हैं, हाउ ब्राइट अ स्टार अपीयर टू बी। इसके लिए यूनिट यूज करते हैं, इसको कहते हैं पावर पर मीटर स्क्वायर एज मेजर्ड
एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द स्टार, और इसका यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वेयर के लुमिनिसिटी पर मीटर स्क्वेयर। तो देखिए इसके लिए लगाया हमने 4 पाई डी स्क्वेयर या 4 पाई आर स्क्वेयर, ये हमारे किसी भी स्फीयर के सरफेस एरिया का फार्मूला है। तो वाट हो गई लुमिनिसिटी और मीटर स्क्वेयर इसका सरफेस एरिया हो गया, तो इसे हम कहते हैं एपरेंट ब्राइटनेस, कि हाउ ब्राइट अ स्टार अपीयर टू बी, और वो गिव कर रहा है पावर पर मीटर स्क्वेयर में किसी डिस्टेंस डी से फ्रॉम द स्टार। तो एपरेंट ब्राइटनेस क्या होगी, वॉट पर मीटर स्क्वेयर, जिसे हम स्मॉल बी ब्राइटनेस कह सकते हैं। ये हो गई ल्यूमिनोसिटी इन वॉट, और ये होगा डिस्टेंस इन मीटर स्क्वेयर में, यहां पे आ जाएगा एरिया 4 पाई डी स्क्वेयर। एमसीक्यू नंबर 2 है, luminosity is associated with energy produced by, luminosity is an astronomical term especially for total energy output of star। तो luminosity एक एस्ट्रोनॉमिकल टर्म है, ये एनर्जी आउटपुट ऑफ स्टार और गैलेक्सीज के लिए और दूसरे कॉस्मिक ऑब्जेक्ट के लिए यूज होती है। जबकि ऑल लाइट सोर्सेज जैसे सी और डी में दिया गया है लाइट सोर्स या फ्लोरोसेंट लैंप, ये भी लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन सी डी हैव लुमिनिसिटी, लेकिन द टर्म इज प्राइमरी यूज फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। लेकिन लुमिनोसिटी जो वर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोफिजिक्स के लिए स्पेसिफाई किया गया है, और ये सेलेस्टियल बॉडीज के लिए नॉर्मली इस्तेमाल होता है। जितने भी कॉस्मोस में सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके लिए वर्ड नॉर्मली यूज होता है लुमिनोसिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्योंकि लुमिनोसिटी इज अ कोर कंसेप्ट फॉर द इन एस्ट्रोफिजिक्स। मैन मेड जितनी भी लाइट हैं लैंप, उनके लिए हम लुमिनोसिटी यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट। लुमिनोसिटी हेल्प करती है एस्ट्रोनॉमर्स को कंपेयर द एनर्जी आउटपुट ऑफ स्टार, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज। मोस्टली स्टार, प्लैनेट और गैलेक्सीज की एनर्जी आउटपुट को कंपेयर करने के लिए हम लुमिनोसिटी यूज करते हैं। इट इज नॉट टिपिकली यूज फॉर एवरी डे ऑब्जेक्ट लाइक लैम्प। इंस्टेड ये वर्ड नॉर्मली रिजर्व है फॉर कॉस्मिक एंटाइटीज के लिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सेलेस्टियल बॉडी होगा। तमाम लाइट सोर्स या फ्लोरोसेंट लैंप का ऑप्शन हमारे ठीक नहीं होंगे, क्योंकि हमने बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना है। ये भी पार्शली ठीक है, लेकिन हम बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा सेलेस्टियल बॉडी, ऑप्शन बी। हमारे आंसर नंबर 3 है, लुमिनोसिटी डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो इसमें लुमिनोसिटी का फार्मूला दिया है 4 पाई आर स्क्वायर, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर की पावर 4। इस फार्मूले को देखा जाए तो लुमिनोसिटी डिपेंड करती है रेडियस पे और सरफेस टेम्परेचर पे। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो रेडियस है, साइज ऑफ स्टार है, ये भी ठीक है, और ऑप्शन बी हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द स्टार, ये भी ठीक है। तो दोनों ऑप्शन ठीक है, तो इसका मतलब डी हम सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन सी को देखा जाए जिसमें दिया कलर ऑफ द स्टार, कलर ऑफ द स्टार भी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि वीन्स लॉ है, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं है। लुमिनोसिटी डिपेंड करती है सिर्फ साइज पे और टेम्परेचर पे, ये कलर पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि कलर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो लुमिनोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द रेडियस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की 4th पावर से। अगर रेडियस को डबल कर दें तो लुमिनोसिटी हमारी 4 टाइम बढ़ जाती है, और टेम्परेचर को अगर डबल कर दें तो लुमिनोसिटी हमारी 16 टाइम बढ़ जाती है। A star brightness जिसे लुमिनोसिटी कहते हैं डिपेंड ऑन हाउ बिग इट इज, कितना बड़ा है, एंड हाउ हार्ड इट सरफेस, और सरफेस कितनी गर्म है। कलर इज बाय प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर, कलर बाय प्रोडक्ट टेम्परेचर का, सो इट डज नॉट इंडिपेंडेंटली अफेक्ट लुमिनोसिटी। कलर लुमिनोसिटी को इंडिपेंडेंटली अफेक्ट नहीं करता, तो ऑप्शन डी हमारा एक करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसी नंबर 4 है, कौन सा लॉ स्टेट करता है कि ब्राइटनेस ऑफ द सोर्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ इट डिस्टेंस, कि ब्राइटनेस जो है आई वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस लॉ का नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फॉर द लाइट, जो कि ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन डी इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ लाइट। इससे हम एपरेंट ब्राइटनेस निकाल सकते हैं, जिसमें आर हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स है। इसका मतलब है डबलिंग द डिस्टेंस, तो उससे हमारी जो ब्राइटनेस है वो हमारी 4 टाइम कम हो जाएगी। ये देखिए इंटेंसिटी जो है, जो आई ब्राइटनेस है, इंटेंसिटी सरफेस ऑफ या ब्राइटनेस जो है ये S/4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो रेडियस को डबल कर दें तो हमारी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस जो है वो हमारी 4 टाइम कम हो जाएगी। इसके लिए हम जो टर्म यूज करती हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ लाइट यूज करती है, ना कि इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस भी कहा जा सकती है, लेकिन एक्चुअल टर्म ये इसकी नहीं है। तो ब्राइटनेस डिस्क्राइब करती है लाइट की प्रोपोगेशन को। इनवर्स स्क्वायर लॉ अप्लाइड होता है टू ऑल फॉर्म ऑफ आइसोट्रोपिक रेडिएशन, लाइट पे भी, ग्रेविटी पे भी और साउंड पे भी। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ लाइट डी ये स्टैंडर्ड फिजिक्स टर्म है। लाइट स्प्रेड आउट होती है एट इट्स ट्रेवल, सो सोर्स अपीयर डिमर विद डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा उतना सोर्स हमें डिम नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी ब्राइटनेस स्क्वायर में डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इफ यू मूव ट्वाइस फ्रॉम द स्टार, तो आपका जो
ब्राइटनेस है वो 4 टाइम फेंटर या 4 टाइम कम हो जाएगी, जैसे हमने बताया 1/4 टाइम हो जाएगी। दिस बिहेवियर डिफाइन द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ लाइट, ऑप्शन डी। किसी भी स्फेयर बॉडी का जो सरफेस हो रही होता है वो 4πr² होता है, और इंटेंसिटी या ब्राइटनेस का हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ है S/4πr²। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा इंटेंसिटी हमारी डिक्रीज होती जाएगी। जैसे अगर डिस्टेंस r था तो डिस्टेंस 2r हो गया तो इंटेंसिटी हमारी 4 टाइम कम हो जाएगी, और अगर यही डिस्टेंस हमारा सोर्स से 3r हो गया तो इंटेंसिटी हमारी 9 टाइम कम हो जाएगी। तो 1 डिस्टेंस पे इंटेंसिटी 1 होगी, 2 डिस्टेंस पे इंटेंसिटी 1/4 यानी कि 0.25 रह जाएगी, और 3 डिस्टेंस पे हमारी 1/9 यानी कि 0.99 और 0.111 यानी कि 1/9 इंटेंसिटी रह जाएगी अगर एरिया हमारा, और जो एरिया होगा वो 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और 2 रेडियस पे एरिया हमारा 4 टाइम हो जाएगा, 1 रेडियस पे एरिया 1 रहेगा। तो एरिया हमारा जितने दूर जाते जाएंगे हमारा इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से इंटेंसिटी हमारी डिक्रीज होती जाएगी। जैसे रेडियस को अगर डबल कर दिया जाए तो इंटेंसिटी 0.25 रह जाती थी, यानी कि 1/4 या 0.25 रह जाती थी। इसको हम कहते हैं 25%। तो एक रेडियस कम करने से इंटेंसिटी 25 हो जाती है। अगर रेडियस डबल कर दिया जाए 2r कर दिया तो इंटेंसिटी हमारी 11.1% आ जाती है। फिर मजीद एक रेडियस बढ़ा दें तो फिर 6.25। इस तरह इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हुए कम होती जाती है। एमसीक्यू नंबर 5 है, ऐसा यूनिट ऑफ हबल्स कांस्टेंट जिसे H0 कहते हैं इज। हबल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा? हबल कांस्टेंट का ऐसे यूनिट होगा सेकंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हबल लॉ रिलेट करता है गैलेक्सी की रिसेशन स्पीड को, कि गैलेक्सी कैसे कैसे हमसे दूर जा रही है। तो ये वेलोसिटी होती है हबल्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डी, जिसमें v हमारे पास इस फॉर्मूले में रिसेशन वेलोसिटी है, H0 हमारे पास हबल कांस्टेंट है, और स्मॉल d हमारे पास डिस्टेंस टू द गैलेक्सी है। अगर हम इसी फार्मूले को रीअरेंज करें, कैपिटल H इधर रहने दें और v ऊपर आके d इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो हबल कांस्टेंट का यूनिट आ जाएगा पर सेकंड। हबल कांस्टेंट क्वांटिफाई करता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट, कि यूनिवर्स किस स्पीड के साथ एक्सपैंड कर रहा है, और इसका यूनिट होता है पर सेकंड। पर सेकंड इंप्लाई द फ्रैक्शनल एक्सपेंशन पर सेकंड, कि एक सेकंड में यूनिवर्स कितना फैला है, कितना दूर गया है, कितनी उसमें यूनिवर्स में एक्सपेंशन हुई है, उसको हम कहते हैं हबल कांस्टेंट। तो हबल कांस्टेंट बताता है कितना फास्ट यूनिवर्स ग्रो कर रहा है। एग्जांपल, इफ हबल कांस्टेंट की वैल्यू हो 70 km पर सेकंड पर मेगा पीसी, तो इसका मतलब है 1 मेगा पर सेकंड अवे दूर जा रही होगी गैलेक्सी। तकरीबन अगर राउंड ऑफ करें तो ये बनेगा 70 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि जो हमारी गैलेक्सी है वो 70 किलोमीटर पर सेकंड दूर जा रही है अगर हबल कांस्टेंट की वैल्यू हो 70। इससे हम ये रिफ्लेक्ट होता है कि कैसे एक्सपेंशन स्पीड स्केल करती है डिस्टेंस को। जैसे हम असाइनमेंट 23.3 में एक्सप्लेन करके आए थे, जिससे हमने डिस्टेंस और स्पीड को यूज करते हुए एज ऑफ यूनिवर्स फाइंड की थी। इसी तरह हबल कांस्टेंट बताता है कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन कैसे हो रही है, किस स्पीड के साथ हो रही है। एमसीक्यू नंबर 6 है, विच स्टेटमेंट अबाउट बिग बैंग थ्योरी इज नॉट करेक्ट। ये हमें 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ठीक नहीं है। तो ए बी सी ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और डी हमारी फॉल्स है। वो कैसे? पहली स्टेटमेंट देखते हैं, देयर वाज अ जॉइंट एक्सप्लोजन नोन एज बिग बैंग, कि बहुत बड़ा जॉइंट एक्सप्लोजन हुआ था जिसको हमने बिग बैंग का नाम दिया। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नंबर बी है, दिस कॉज द यूनिवर्स टू एक्सपैंड, इस एक्सप्लोजन इस बिग बैंग की वजह से यूनिवर्स है हमारा एक्सपैंड हो रहा है फ्रॉम सिंगल पॉइंट, ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। थर्ड है, ईच पॉइंट इन द यूनिवर्स एक्सपैंड अवे फ्रॉम अदर, हर पॉइंट यूनिवर्स का दूसरे पॉइंट से दूर जा रहा है, तो ये भी पॉइंट हमारा ठीक है। तो ए बी सी हमारा ठीक है। 4 पॉइंट, द फर्दर अवे द गैलेक्सी आर स्लोअर दे आर मूविंग, जो गैलेक्सी ज्यादा दूर है वो स्लो मूव कर रही होंगी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, जो ज्यादा दूर है वो स्लो मूव नहीं कर रही होंगी। तो डी इज फॉल। हबल्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू H0 D, प्रूव्ड दैट फर्दर गैलेक्सी मूव फास्टर, कि गैलेक्सी जितनी दूर होती जाएंगी वो उतनी ज्यादा तेजी से मूव करेंगी, ना कि स्लो मूव करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर गैलेक्सी किसी डिस्टेंस से 2 गुना दूर है तो उसकी स्पीड भी 2 गुना ज्यादा फास्ट होगी। अगर ये गैलेक्सी इस गैलेक्सी से 2 गुना दूर है तो इसकी स्पीड भी इससे दूर जाने की 2 गुना ज्यादा फास्ट होगी। तो एक्सपेंशन इज यूनिफॉर्म, नो सेंटर पॉइंट, बी रेफर टू इनिशियल कंडीशन नॉट करंट ज्योमेट्री, एंड कॉस्मिक एक्सेलरेशन कॉन्ट्राडिक्ट्स स्लोअर मूवमेंट एट लार्जर डिस्टेंस, कि कॉस्मिक जो एक्सेलरेशन है ये कंट्राडिक्ट करता है कि लार्जर डिस्टेंस पे मूवमेंट स्लो हो रही होगी। तो बिग बैंग स्टार्टेड द यूनिवर्स एक्सप्लोजन कॉन्ट्रैक्टरी टू द स्टेटमेंट डी, distant galaxy move faster than
नियर बाय वन बिकॉज स्पेस इट सेल्फ स्क्रैचेस, क्योंकि स्पेस खुद भी स्क्रैच हो रही है यूनिफॉर्मली बिटवीन ऑल पॉइंट्स। इसलिए दूर जब फासला ज्यादा हो जाए तो उसकी स्पीड भी एक्सपेंशन की ज्यादा हो जाती है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो स्पेस है वो भी खुद भी वो भी स्ट्रेच हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, कि हमारा डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी गलत है। तो आर डिस्टेंट गैलेक्सीज आर रेड शिफ्ट आर मूविंग अवे, तमाम जो हमारी दूर की गैलेक्सीज है वो रेड शिफ्ट दे रही है, इसका मतलब वो दूर जा रही है। इसका रीजन ब्रेड एनोलॉजी कहते हैं। हबल्स लॉ, फर्दर अवे द गैलेक्सी इज फास्टर इट इज स्प्रेडिंग अवे, गैलेक्सी जितनी दूर होगी उतना ही ज्यादा तेजी से वो दूर जा रही होगी, उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इफ वी कैन डिटरमाइन हाउ फास्ट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग अका हबल कांस्टेंट, वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ द यूनिवर्स, हम ये पता चल जाए कि कोई यूनिवर्स में कितनी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, तो हम एज ऑफ यूनिवर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे असाइनमेंट नंबर 23.3 में हम एज ऑफ द यूनिवर्स फाइंड करके आए हैं। तो दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा दूर होंगे उतनी ही ज्यादा उनकी दूर जाने की स्पीड भी ज्यादा होगी। तो क्या ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा होगी? जी नहीं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बना, व्हाट इज मेंट बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन? ब्लैक बॉडी रेडिएशन से क्या मुराद है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज द idealized electromagnetic radiation emitted by a perfect absorber and a perfect emitter of energy। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक आइडियलाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जो मिट होती है एक परफेक्ट ऑब्जॉर्बर से, और वो एक परफेक्ट अमीटर भी होता है। अब ब्लैक बॉडी ऑब्जॉर्व ऑल द इंसिडेंस रेडिएशन, जितनी भी रेडिएशन आती है वो सबको वो ब्लैक बॉडी ऑब्जॉर्व कर लेती है एंड री इमिट इट विद स्पेक्ट्रम, और उसका जो स्पेक्ट्रम है वो डिटरमाइन होता है सोली बाय इट्स टेम्परेचर, कि उसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो उसके टेम्परेचर पे डिटरमाइन होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा और उसी तरह का वो स्पेक्ट्रम बनाएगा। दिस रेडिएशन इज कंटिन्यूस रेडिएशन होती है अक्रॉस द वेवलेंथ, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ये गवर्न बाय प्लैंक्स लॉ। और इसे कैरेक्टराइज करते हैं वेव डिस्प्लेसमेंट लॉ से, जिसमें पीक वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम शिफ्ट द टेम्परेचर लैम्डा मैक्सिमम टी इज इक्वल टू बी, और जिसमें बी जो है इसे कहते हैं वेन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू फिक्स है 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। और दूसरा लॉ इस पे लगता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, कि टोटल पावर जो वो निकालेगा रेडिएट करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ब्लैक बॉडी है, ऑल इंसिडेंट रेडिएशन जो इसकी तरफ आएगी वो तमाम की तमाम रेडिएशन को परफेक्टली अब्जॉर्ब कर लेगा, और ये फिर अपने अंदर से रेडिएशन को मिट करेगा। तो रेडिएशन जो मिट होगी वो फंक्शन होगा रेडिएटर्स के टेम्परेचर, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी रेडिएशन और कितने लैम्डा की रेडिएशन वो अमिट कर रहा है और कितनी रेडिएशन वो अमिट कर रहा है। और जो टोटल पावर वो रेडिएट करेगा वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के इक्वल होगी। यहाँ पे आप रेडिएशन इंटेंसिटी और वेवलेंथ इन माइक्रोमीटर का ग्राफ दे सकते हैं। ये हमारे पास जो कर्व हैं ये टेम्परेचर के कर्व हैं। आप देखें टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। जितना टेम्परेचर आप ज्यादा बढ़ाएंगे रेडिएशन की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी, और विजिबल लाइट में ये मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी। अगर अल्ट्रावायलेट में जाएंगे तो इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, इंफ्रारेड में जाएंगे तब भी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन अगर हम विजिबल में लेंगे और टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारी रेडिएशन इंटेंसिटी मैक्सिमम इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह ये आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं रेडिएशन इंटेंसिटी और वेवलेंथ इन माइक्रोमीटर में, ये हमारी बुक में दिया गया है। इसी को बेस बना के हम थ्योरेटिकल मॉडल बनाते हैं स्टार्स का, प्लैनेट्स का और कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन का। नो रियल ऑब्जेक्ट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जितने भी रियल ऑब्जेक्ट हैं उसमें कोई भी रियल ऑब्जेक्ट 100% परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, लेकिन मैनी स्टार अप्रोक्सीमेटेड उसकी वैल्यू नियरली ब्लैक बॉडी के इक्वल होती है। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ब्लैक बॉडी इज एन इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, ये एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है जो परफेक्टली ऑब्जॉर्व करता है और री एमिट करता है ऑल द रेडिएशन हीटिंग इट, व्हेन हीटेड it glow with a color that change with temperature। example red for cooler and blue for hotter। जब इसे गर्म किया जाए और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो तो ये ब्लू शिफ्ट देगा, हॉट के लिए ब्लू कलर देगा, और अगर ये कूल स्टार होगा तो ये रेड कलर देगा। आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि लैम्डा जितना कम हो फ्रिक्वेंसी उतनी ज्यादा होती है, तो ज्यादा फ्रिक्वेंसी पे हमारे पास ब्लू वायलेट कलर है और ज्यादा लैम्डा पे यानी कम फ्रिक्वेंसी हमारे पास रेड कलर है।
जितने भी सन और दूसरे स्टार हैं ये ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करते हैं। इसकी वजह से जितने भी एस्ट्रोनॉट हैं वो इस स्टार का टेम्परेचर उनके कलर से, अब इस ग्राफ को देखें तो हमारा स्टार एक येलो स्टार है, तो येलो स्टार का अगर हमें लैम्डा मालूम हो तो हम उसके इस कर्व से उसका सरफेस टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ये देखें ये कर्व यहाँ पे मैच कर रहा है, तो इस कर्व से टेम्परेचर, कलर और लैम्डा इन तीनों को मैच करके हम सन का सरफेस टेम्परेचर निकाल सकते हैं। हमारा क्वेश्चन 2 है कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन लुमिनोसिटी एंड रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी। लुमिनोसिटी होता है टोटल पावर एमिटेड बाय द सोर्स। एक सोर्स है वो कितनी पावर एमिट कर रहा है, कितनी एनर्जी जूल पर सेकंड यानी कि वाट में वो एमिट कर रहा है, इसे कहते हैं लुमिनोसिटी। और रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी होता है पावर रिसीव पर यूनिट एरिया, कि किसी यूनिट एरिया में कितनी पावर रिसीव हो रही है एट अ डिस्टेंस। ये होगा डिस्टेंस होगा डी यानी कि वाट पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होगा हमारा वाट पर मीटर स्क्वायर। तो रिलेशनशिप इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी एफ जो है वो इक्वल होगी लुमिनोसिटी एल के ओवर 4 पाई डी स्क्वायर। देखिए कोई भी आप स्फेयर लेते हैं तो उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे हमने इसको एफ का है, यहां पे हमने इसको आई का है, कि अगर हमारा डिस्टेंस 1 आर हो तो इंटेंसिटी आई होगी, अगर डिस्टेंस हमारा 2 आर हो तो यहाँ पे 2 आर का स्क्वायर पुट करेंगे तो इंटेंसिटी हमारी 4 टाइम कम हो जाएगी। तो 1 आर पे एरिया 1 होगा, इंटेंसिटी 1 होगी, 2 आर पे एरिया 4 टाइम हो जाएगा, तो जो इंटेंसिटी है वो 0.25 यानी कि 1/4 टाइम हो जाएगी। और 3 आर पे जो इंटेंसिटी है वो I/9 यानी कि 0.11 टाइम हो जाएगी, और एरिया हमारा 9 आर हो जाएगा अगर डिस्टेंस हमारा सोर्स से 3 आर के इक्वल हो जाए। इसी तरह अगर 100% इंटेंसिटी से शुरू किया जाए तो अगर आर डबल हो जाए तो इंटेंसिटी 25%, जैसे यहाँ देखें 0.25 है, यहाँ 1.4, इसको हम कहते हैं 25%। और अगर रेडियस 3 आर के इक्वल हो जाए तो 11.11%, अगर 4 आर के इक्वल हो जाए तो 6.25% एंड सो ऑन। इस तरह इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हुए जो रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी एफ या आई है वो डिस्टेंस इंक्रीज होने से स्क्वायर में कम होती जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर डिस्टेंस डबल कर दिया जाए तो रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी ये 1/4 टाइम हो जाएगी ओरिजिनल इंटेंसिटी के। तो वेलोसिटी बिल्कुल वैसे ही है जैसे टोटल वोल्टेज होती है किसी लाइट बल्ब की। रेडियंट फ्लक्स इज हाउ ब्राइट द बल्ब। रेडियंट फ्लक्स बताता है कि बल्ब कितना ज्यादा ब्राइट अपीयर होगा एट स्पेसिफिक डिस्टेंस। इस बल्ब से हम जितने दूर जाते जाएंगे उतनी हमें बल्ब की ब्राइटनेस हमें कम नजर आती जाएगी। तो किसी डिस्टेंस पे हमें वो बल्ब या कोई सोर्स ऑफ लाइट है वो कितना ब्राइट नजर आता है। जो लाइट होती है स्प्रेड आउट हो जाती है स्फेरिकली एंड द सेम एनर्जी कवर द लार्जर एरिया। तो वही एनर्जी जो पहले थोड़े एरिया में अप्लाई हो रही थी अब वो ज्यादा एरिया में है, तो एनर्जी तो उतनी है, इसका मतलब एरिया बढ़ गया है तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होता जाएगा रेडियंट फ्लक्स डेंसिटी कम होती जाएगी अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ। कितनी कम होगी 1/d स्क्वायर के। तो इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/d स्क्वायर के, वो स्क्वायर में कम होगी। जैसे हमने आपको इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया है कि इंटेंसिटी स्क्वायर में कम होगी। रेडियस आर है तो इंटेंसिटी आई है, रेडियस 2 आर होगा तो इंटेंसिटी I/4 हो जाएगी, रेडियस 3 आर होगा तो इंटेंसिटी I/9 हो जाएगी। क्वेश्चन 3 में भी यही चीज पूछी गई है, व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ रेडियंट फ्लक्स डेंसिटी। तो क्वेश्चन 3 के लिए आपको क्वेश्चन 2 भी देखना पड़ेगा। द लॉ स्टेट्स दैट फ्लक्स इंटेंसिटी जो एफ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर डिस्टेंस के जितना हम दूर जाते जाएंगे इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस कम होती जाएगी। आगे आप लुमिनोसिटी का फार्मूला लिख दें कि लुमिनोसिटी अगर एल है तो रेडियंट फ्लक्स डेंसिटी एफ होगी L/4 पाई डी स्क्वायर। हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि आइसोट्रोपिक रेडिएशन है, रेडिएशन तमाम डायरेक्शन में स्फीयर की तरह स्पेंड कर रही है और हर डायरेक्शन में एक ही तरह जा रही है। तो फंडामेंटल फॉर मेजरिंग कॉस्मिक डिस्टेंस, ये एक फंडामेंटल है हमारे पास ताकि हम कॉस्मिक डिस्टेंस यानी कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी या एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर करें। तो लाइट एनर्जी स्प्रेड होती है यूनिफॉर्मली ओवर अ स्फीयर ऑफ एरिया 4 पाई डी स्क्वायर। देखिए किसी भी स्फीयर का जो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आर को अगर डिस्टेंस से रिप्लेस कर दें तो फिर ये फार्मूला हो जाएगा 4 पाई डी स्क्वायर। तो लाइट स्प्रेड होती है यूनिफॉर्मली ओवर अ स्फीयर ऑफ एरिया 4 पाई डी स्क्वायर। अगर यही डिस्टेंस आप डबल कर दें तो हमारा जो एरिया है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा।
डिस्टेंस डबल करने से एरिया 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ देखें एरिया 1 है और यहाँ पे एरिया 4 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया 1 था, रेडियस को डबल किया तो यहाँ पे 4 एरिया हो जाएंगे। 4 एरिया होने की वजह से इंटेंसिटी 4 टाइम कम हो जाएगी, तो जिस वजह से जो फ्लक्स रेडियंट इंटेंसिटी है वो 4 टाइम कम हो गई है। दिस एक्सप्लेन वाई डिस्टेंस स्टार अपीयर फेंटर। इससे हमें पता चलता है कि जो गैलेक्सी हमसे बहुत दूर है वो हमें बहुत मध्यम नजर आती है, क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जो ज्यादा दूर गैलेक्सीज या ज्यादा दूर स्टार्स हैं वो हमें बहुत ही फेंट, बहुत ही ज्यादा मध्यम नजर आते हैं, और जो करीब हैं वो हमें रोशन नजर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय स्टैंडर्ड कैंडल, गिव एनी 2 एग्जांपल्स। स्टैंडर्ड कैंडल्स क्या होती हैं? स्टैंडर्ड कैंडल्स आर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होती हैं जिनकी हमें रोशनी की शिद्दत, रोशनी लुमिनोसिटी मालूम होती है। हमने उसका फ्लक्स मेजर कर रखा है, उसका डिस्टेंस हम जानते हैं, वो हर चीज हमने कैलकुलेट की हुई है। इसके लिए फ्लक्स रेडियंट इंटेंसिटी और लुमिनोसिटी का फार्मूला हम यूज करते हैं, जो बराबर होता है F = L/4πd²। अगर d को हम इधर ले जाएं और f को इधर जाकर डिवाइड कर दें तो ये d हो जाएगा L/4πf का अंडर रूट। ये फ्लक्स और लुमिनोसिटी की सिर्फ हमने फार्मूला लिखा है, और यहाँ पे d को हम इधर ले गए हैं और f को इधर ले गए हैं, तो ये बन गया dl = L/4πf। तो वापस आते हैं हम स्टैंडर्ड कैंडल पे। स्टैंडर्ड कैंडल एक ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी लुमिनोसिटी हमें मालूम है, उसका हमने फ्लक्स f और डिस्टेंस d से हमने उसकी लुमिनोसिटी कैलकुलेट की हुई है, तो उसके पैरामीटर हमने मालूम कर लिए हैं। जैसे ये लेट्स सपोज ये स्टैंडर्ड कैंडल्स हैं। स्टैंडर्ड कैंडल कोई मोमबत्तियां नहीं होती, बल्कि वो यूनिवर्स, वो सुपरनोवा स्टार या बड़े स्टार हैं जिनकी लुमिनोसिटी हमने फाइंड कर ली हुई है। मोमबत्तियों को आप रिप्लेस कर दें स्टार्स से, तो वो स्टार्स हमारे कहलाएंगे स्टैंडर्ड कैंडल। लेट्स सपोज स्टैंडर्ड कैंडल की हमने लुमिनोसिटी मेजर की है, अर्थ से ये कितने फासले पे था ये भी हमें मालूम है, ये किस वेलोसिटी से जा रहा है ये भी हमें मालूम है। अब हमें इसके ज्योग्राफिकल रीजन में अगर कोई मजीद कोई गैलेक्सी या कोई स्टार या कोई ब्लैक होल मिलता है तो हम उसका फासला हम अर्थ से बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड कैलकुलेट की हमने तमाम चीजें कैलकुलेट की जा चुकी हैं। अब उसके इर्द गिर्द वाली चीजों को भी हम उसे कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में बहुत ज्यादा मोर देन बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। हर एक को इंडिविजुअली स्टडी नहीं किया जा सकता, हर एक के पैरामीटर्स को स्टैंडर्ड कैंडल्स का नाम नहीं दिया जा सकता। इसलिए हमने जो मेन कुछ रिलेटिव स्टार हैं जो जिनकी लुमिनोसिटी हम फाइंड कर चुके हैं उसको हमने स्टैंडर्ड कैंडल्स का नाम दिया है, और बाकी यूनिवर्स को जो उनके करीब तरीन है, स्टार्स हैं, ब्लैक होल हैं, यूनिवर्स हैं, गैलेक्सीज हैं, उनको उनसे कंपेयर करके हम उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। जैसे हमारा है सिफाइड वेरिएबल पल्सेटिंग स्टार विद लुमिनोसिटी पीरियड कोरिलेशन, और है टाइस ला सुपरनोवा एक्सप्लोडिंग स्टार विद नियर यूनिफॉर्म पीक लुमिनोसिटी। आप ये देख सकते हैं ये अर्थ है और ये यूनिवर्स में मुख्तलिफ चीजें, पैरालॉक्स है, सेफाइड्स हैं, वाइट ड्रॉप सुपरनोवा है, इस मुख्तलिफ यूनिवर्स की मुख्तलिफ चीजों को हमने स्टैंडर्ड कैंडल्स का नाम दे दिया। इन स्टैंडर्ड कैंडल्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, और अर्थ से ये कितने लाइट ईयर्स दूर हैं इनकी तमाम वैल्यूज हमें मालूम है। यहां भी आप देख सकते हैं ये अर्थ है और मुख्तलिफ चीजों को हमने स्टैंडर्ड कैंडल्स का नाम दे दिया है, और ये कितने डिस्टेंस पे, कितने एमपीसी पे यूजफुल हैं और उनकी कितनी रेंज है, वहां से हम यूनिवर्स को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हबल बता रहा है कि मुख्तलिफ स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, जिनको हमने स्टडी करके उनको स्टैंडर्ड कैंडल्स का नाम दिया गया है, और उससे हम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ निकाल सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं, और वो किस वेलोसिटी से अर्थ से दूर जा रहे हैं वो स्टडी कर सकते हैं। हम यहाँ अर्थ मिल्की वे में रहते हैं, यहाँ मुख्तलिफ रेड जॉइंट मुख्तलिफ किस्म के स्टार गैलेक्सीज हैं, उनको हमने स्टैंडर्ड कैंडल का नाम दे दिया है, और वो एक नॉन वेलोसिटी के साथ एक्सपैंड कर रहे हैं। तो इस एक्सपैंडिंग यूनिवर्स में हमने एक मार्क पॉइंट डिस्कवर कर रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्स में मुख्तलिफ स्टार्स को हमने स्टडी किया है विद हबल टेलीस्कोप। यहाँ पे आप एक्सपैंडिंग यूनिवर्स को देख सकते हैं, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स और उनकी दूर जाते हुए वेलोसिटी को हम स्टडी कर सकते हैं। इस तरह यूनिवर्स में हमने मुख्तलिफ चीजों को स्टैंडर्ड कैंडल्स का नाम दिया, जिससे हम यूनिवर्स की ग्राफिकल लोकेशन को, उनके डिस्टेंस को, उनकी वेलोसिटी को स्टडी कर सकते हैं। 2 एग्जाम्पल में आप सिफाइड वेरिएबल जिसे पल्सेटिंग स्टार कहते हैं वो ले सकते हैं, टाइपला सुपरनोवा एक्सप्लोडिंग स्टार ले सकते हैं। पल्सेटिंग स्टार की लुमिनोसिटी पीरियड कोरिलेशन होता है और एक्सप्लोडिंग स्टार का नियरली यूनिफॉर्म पीक लुमिनोसिटी होती है। तो ये हम 2 स्टैंडर्ड कैंडल की हम एग्जांपल लिख सकते हैं। इसके अलावा बुक के में एग्जांपल दी हुई है टाइप A1 सुपरनोवा, ये हमारी एक स्टैंडर्ड कैंडल्स हैं। जैसे हमें एडविन हबल को यूज किया है सिफाइड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ निब्यूला, निब्यूला का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए,
और ड्राइव करने के लिए हबल लॉ। नेब्यूला जो है ये इंटरस्टेलर क्लाउड्स हैं गैस के और डस्ट के। अब स्टैंडर्ड कैंडल जीरो की होती हैं, ये एसेंशियल होती हैं कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर, कॉस्मिक डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, लेकिन इसकी लुमिनोसिटी मस्ट भी मेजर करनी पड़ती है इंडिपेंडेंटली। जैसे लाइट हाउस होते हैं नॉन ब्राइटनेस के, इसमें स्टैंडर्ड कैंडल्स एस्टिमेट को डिस्टेंस को गेज करने के लिए, मेजर करने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। सफाइड पल्सेस स्लोअर व्हेन ब्राइटर। और टाइप लास्ट सुपरनोवा A1 सुपरनोवा एक्सप्लोड करते हैं आइडेंटिकली, मेकिंग बोथ रिलायबल रूलर्स। ये है, इसे रिलायबल रूलर से हम रिलायबल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ पता है कि पीक वेवलेंथ, ये मैक्सिमम लैम्डा ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, कि मैक्सिमम लैम्डा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यहां भी दे सकते हैं। और इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हमें साइन हटाना हो तो हमें कांस्टेंट लगा देते हैं बी, और बी की वैल्यू है 0.0029 मीटर केल्विन। लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीक वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ किसी भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। ये डेफिनेशन कहलाती है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ की। हॉटर ऑब्जेक्ट अमिट शॉर्टर पीक वेवलेंथ, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। एग्जाम्पल है ब्लू स्टार वर्सेस रेड स्टार, कि ब्लू स्टार का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और उसका लैम्डा कम होगा एज कंपेयर टू रेड स्टार। रेड स्टार में टेम्परेचर कम होगा और लैम्डा ज्यादा होगा। यूज फॉर एस्टिमेट द स्टेलर टेम्परेचर फ्रॉम कूलर, ये हम किसी भी चीज का टेम्परेचर मेजर करने के लिए वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट हीट अप, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाए तो जब वो ठंडा था तो वो रेड वेवलेंथ दे रहा होगा, और जब वो हीट अप होगा तो वो ब्लू वेवलेंथ दे रहा होगा। तो कूलर स्टार अपीयर रेडर, जो ठंडे स्टार हैं वो हमें रेड नजर आ रहे होते हैं, और जो हॉट स्टार हैं वो हमें ब्लू नजर आ रहे होते हैं। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, आप इस ब्लू लाइन को स्टडी करें। ये 2000 केल्विन पे वेवलेंथ ही देखें ज्यादा थी, टेम्परेचर बड़ा 3500 केल्विन हो गया तो वेवलेंथ इस हमारे एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है तो वेवलेंथ कम होगी। टेम्परेचर और बढ़ा तो वेवलेंथ और कम होगी, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो अब वेवलेंथ में इतना डिफरेंस नहीं है लेकिन वेवलेंथ हुई कम ही है। तो जैसे जैसे यहां से हम मूव कर रहे हैं टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है और वेवलेंथ हमारी कम हो रही है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, और मैक्सिमम वेवलेंथ इज इक्वल टू होगी बी कांस्टेंट, जिसे हम वेन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू है 0.0029 मीटर केल्विन ओवर टेम्परेचर। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि देखिए टेम्परेचर था 4000 केल्विन, तो ये हमारा रेड स्टार है, ये सरफेस टेम्परेचर दे रहे हैं 4000 केल्विन पे हमारा रेड स्टार है, 5270 केल्विन पे हमारा वाइट स्टार है जैसे हमारा सन। अगर हम टेम्परेचर और बढ़ा दें 7000 केल्विन का अगर हम कोई स्टार लेंगे तो ये ब्लू स्टार हो जाएगा। तो 7000 केल्विन टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर होगा तो ब्लू स्टार होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वेवलेंथ रेड से व्हाइट और व्हाइट से ब्लू की तरफ चली जाएगी, पहले रेड फिर येलो फिर ग्रीन फिर लाइट ब्लू फिर ब्लू और फिर वायलेट। तो इस तरह टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमारा वेवलेंथ लैम्डा डिक्रीज हो रहा है। ये लॉ कहलाता है हमारे पास वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन करें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये लॉ स्टेट करता है टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, टोटल एनर्जी जो रेडिएट होगी पर यूनिट एरिया एफ बाय ब्लैक बॉडी, किसी भी ब्लैक बॉडी से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टी की पावर 4। टोटल एनर्जी जो रेडिएट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 से। और इसके लिए हम एनर्जी कह लें, इसको हम यहाँ पे एफ का है, उसी एनर्जी को यहाँ पे ई का है। साथ में ये है सिग्मा, सिग्मा हमारे पास है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो जिसकी कांस्टेंट वैल्यू है 5.67 × 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन -4 पावर। फॉर द स्टार और रेडियस आर, अगर कोई स्टार है उसका रेडियस आर है तो उसकी लुमिनिसिटी बराबर होगी 4πr² सिग्मा टी की पावर 4। अगर हम टेम्परेचर को डबल कर दें, डबलिंग द टेम्परेचर, तो देखिए डबल टेम्परेचर की पावर 4 लेंगे तो हमारा जो फ्लक्स है एफ, जो फ्लक्स है वो हमारा 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 2t की पावर 4 ये 16xt करके इक्वल हो जाएगा। तो किसी भी का बॉडी का टेम्परेचर डबल करने से जो हमारे पास फ्लक्स है वो 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। कंबाइनिंग विद वेन्स लॉ टू एस्टिमेट द स्टेलर रेडियस, इसको वेन्स लॉ के साथ कंबाइन करें तो स्टेलर का रेडियस भी निकाल सकते हैं हम। और इस फार्मूले का मतलब है अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वेरी स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर,
तो वो ड्रास्टिकली बहुत हैरान कुन तौर पे एनर्जी की आउटपुट को इंक्रीज कर देगा। जैसे टेम्परेचर सिर्फ थोड़ा सा आपने डबल किया है तो एनर्जी की आउटपुट 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर सन का जो मौजूदा टेम्परेचर है इसका टेम्परेचर किसी वजह से डबल हो जाए तो अभी जो जितनी एनर्जी दे रहा है उससे 16 टाइम्स वो ज्यादा एनर्जी देगा। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ दे सकते हैं कि जो एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया आई, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट, ये प्रोपोर्शनल होती है टू इट्स टेम्परेचर, और टेम्परेचर की भी पावर 4 के। आप इस ग्राफ को भी देख सकते हैं कि अगर 4000 केल्विन टेम्परेचर है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसका एरिया अंडर द कर्व कितना है। 5000 से इंटेंसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है और एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, और 6000 केल्विन से इंटेंसिटी कितनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है और एरिया कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया। ये हमारा ग्राफ है वेवलेंथ और इंटेंसिटी का, और साथ में ये जो कर्व है ये टेम्परेचर को शो कर रहे हैं। जिसमें सन का सरफेस टेम्परेचर अगर हम ले लें आप 5880 केल्विन, इसका ग्राफ कहीं 6000 से थोड़ा सा नीचे बनेगा। और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को अगर हम रिलेट करें उसकी लुमिनोसिटी, टेम्परेचर और सरफेस एरिया से, तो ये फार्मूला बनेगा एल है लुमिनोसिटी ऑफ इन वाट्स, सिग्मा हमारे पास है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 5.67 × 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर -4। ए हमारे पास सरफेस एरिया है और किसी भी सरफेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², और जो टी हमारा है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इन केल्विन, और जो टोटल पावर रेडिएट होती है एमिटेड होती है सरफेस अक्रॉस द वेवलेंथ, ये प्रोपोर्शनल होती है फोर्स पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो पावर पर यूनिट एरिया, इसको कहते हैं रेडिएटिव फ्लक्स। सिग्मा हमारे पास है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये देखें कर्व ऐसे फोर्स पावर में इंक्रीज हो रहा है, ये टेम्परेचर ही सिर्फ इंक्रीज हो रहा है तो रेडिएटिव फ्लक्स जो है पावर पर यूनिट एरिया या वाट पर मीटर स्क्वायर ये फोर्स पावर में इंक्रीज हो रहा है। ये वैल्यू के साथ ग्राफ देख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से केल्विन में जो रेडिएंट इंटेंसिटी है वो 4 पावर में इंक्रीज हो रही है। अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेडिएंट इंटेंसिटी 4 पावर में इंक्रीज होती है, तो ये हमारा इस तरह का एक कर्व बनता है। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि कैसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं किसी भी स्टार का रेडियस अगर हम वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ को अप्लाई करें और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को अप्लाई करें। हम क्वेश्चन 6 में ये लास्ट स्टडी करके आ गए हैं कि टोटल एनर्जी रेडिएट पर यूनिट एरिया जो होता है ये ऑफ ब्लैक बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर के, एफ इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा टी और से टी की पावर 4। ये हमारा सेम क्वेश्चन 6 वाला आंसर है। काइंडली क्वेश्चन 6 को देख लीजिएगा, उससे आगे हम शुरू करते हैं कि टी फ्रॉम कलर एंड एल फ्रॉम ब्राइटनेस एंड डिस्टेंस और आर फ्रॉम एल एंड टी के टेम्परेचर हम कलर से फाइंड कर सकते हैं, और जो हमारे पास एल लुमिनोसिटी है वो ब्राइटनेस से और डिस्टेंस से फाइंड कर सकते हैं, और रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं उसकी लुमिनोसिटी और टेम्परेचर से। इसको हम देखेंगे आगे। अ कूल बट लुमिनस स्टार मस्ट हैव लार्ज जॉइंट, एक ठंडा स्टार है तो टेम्परेचर कम होगा, रेडियस ज्यादा है तो उसकी लुमिनोसिटी ज्यादा होगी। तो जो कलर होता है वो हमें बताता है कि टेम्परेचर, कलर से हम टेम्परेचर का आइडिया लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेन्स लॉ, और ब्राइटनेस और डिस्टेंस का हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी लुमिनोसिटी को कैलकुलेट करके। तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया जाए तो एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस का स्क्वायर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4, ये रिवील कर देगा उसका साइज। फॉर एग्जाम्पल हमारा बिटलजूस ये इज कूल बट वेरी ह्यूज स्टार है। इसी वीडियो में हमने असाइनमेंट 23.2 समझाई थी, इसे आप देख लीजिएगा। इसमें बिटलजूस का हमने रेशो कैलकुलेट की थी सन के साथ, जिसमें हमने वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज किया था और उसके बाद स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ यूज किया था, जिससे हमने दोनों लॉज को यूज करते हुए वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ दोनों को यूज करते हुए हमने रेडियस ऑफ बिटलजूस की रेशियो विद रेडियस ऑफ सन फाइंड की थी, और रेडियस ऑफ सन हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हम इसे पुट करेंगे तो रेडियस ऑफ बिटलजूस मिल जाएगा। इस तरह हम दोनों को वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ दोनों को यूज करते हुए अकॉर्डिंग टू दीज फार्मूलाज जो आप असाइनमेंट 23.2 के लेक्चर में काइंडली टाइम पे क्लिक करके देख सकते हैं, हम किसी भी स्टार के साइज को रिवील कर सकते हैं। इसके लिए हमें उसका रेडियस निकाल सकते हैं अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर लुमिनोसिटी दी हो। और वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ को तफसील से समझने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को तफसील समझने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 काइंडली देख लें। कैसे रेड शिफ्ट ने हमें लीड किया, हमें आइडिया दिया कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। रेड शिफ्ट लाइट जो आ रही होती है डिस्टेंस गैलेक्सी से वो शिफ्ट हो जाती है लॉन्गर वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है और वो हो जाती है टूवर्ड्स रेड। जैसे डॉपलर इफेक्ट है वो इंडिकेट करता है मोशन अवे फ्रॉम द अर्थ। अगर रेड शिफ्ट आ रही है टूवर्ड्स रेड हमारी वेवलेंथ जा रही है तो इसका मतलब है गैलेक्सी प्लैनेट स्टार अर्थ से दूर जा रहे हैं। जैसे डॉपलर इफेक्ट हमने स्टडी किया था फर्स्ट ईयर में भी और मैट्रिक में भी कि कोई चीज़ अगर हमारी तरफ आ रही है तो उसकी फ्रिक्वेंसी हायर हो जाएगी तो उसका आ जाएगा शिफ्ट हमारे पास ब्लू आ जाएगा, लेकिन चीज़ हमसे अगर दूर जा रही है तो उसकी
फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी और लैम्डा बढ़ जाएगा। लैम्डा इंक्रीज होने से उसके फ्रिक्वेंसी लो हो जाएगी। कि डॉपलर इफेक्ट में जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी और लैम्डा कम हो जाएगा, और उसका जो कलर है वेव का, अगर वो लाइट विजिबल लाइट है तो वो ब्लू कलर या वायलेट कलर की तरफ शिफ्ट होगा, जिसे कहते हैं ब्लू शिफ्ट। तो अगर वो चीज हमसे दूर जा रही है तो उसका लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा। लैम्डा इंक्रीज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो लैम्डा जो हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा वो रेड कलर की तरफ। इसका मतलब है कुछ चीज हमसे दूर जा रही है। तो करीब आती हुई चीज की फ्रीक्वेंसी हायर होगी और दूर जाती हुई चीज की फ्रीक्वेंसी लोअर होगी। इसको हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। और हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है ब्लू शिफ्ट, कि ब्लू हायर फ्रीक्वेंसी को शो करती है और लोअर फ्रीक्वेंसी को शो करती है रेड, यानी कि रेड शिफ्ट। अगर ये ऑब्जर्वर है और सोर्स हमसे दूर जा रहा है, सोर्स दूर जा रहा है तो लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा, तो ये रेड शिफ्ट रेड कलर की लाइट देगा। तो अगर ये हमारा सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है और सोर्स हमारी तरफ आ रहा है तो हमारी लैम्डा कंप्रेस हो जाएगा, तो हमें ब्लू कलर की लाइट मिलेगी। हालांकि सोर्स वही है लेकिन लाइट का कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ भी दे सकते हैं, जब हम टेलीस्कोप से मेजर करेंगे तो जो गैलेक्सी हमारी तरफ आ रही है उससे आती हुई रोशनी हमें ब्लू कलर की नजर आएगी, और जो गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है उससे आती हुई रोशनी हमें रेड कलर की नजर आएगी। इस शिफ्ट को कहते हैं रेड शिफ्ट। तो करीब आती हुई चीज की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, वेवलेंथ कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट, और दूर जाती हुई चीज की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, लो फ्रिक्वेंसी, और वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो हबल लॉ स्टेट करता है कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस की। जितनी चीज हमसे ज्यादा दूर होगी उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये हबल लॉ है v इज इक्वल टू एच नॉट डी, जिसमें एच नॉट हमारे पास है हबल कांस्टेंट, हबल पैरामीटर, एक्सपेंशन रेट टुडे, के आज कितनी चीज की वेलोसिटी एक्सपैंड हो रही है। अकॉर्डिंग टू हबल लॉ ये इंप्लाईफाई होता है कि यूनिफॉर्म एक्सपेंशन हो रही है यूनिवर्स में। तो रेड शिफ्ट, अब जब हम यूनिवर्स को देखते हैं तो रेड शिफ्ट या रेड लैम्डा हमें मिलता है। इससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड हो रहा है। इसमें आप डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एपरेंट चेंज इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन जब सोर्स ड्यू टू इट्स रिलेटिव मोशन, सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान रिलेटिव मोशन हो तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में एपरेंट चेंज आता है, जिसकी वजह से रिलेटिव मोशन हो, यानी कि एक चीज टूवर्ड या आपस में या वे मूव कर रही हो। और रेड शिफ्ट आता है इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, और ब्लू शिफ्ट आता है अगर ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड द अर्थ। तो रेड शिफ्ट डेफिनेशन होगी द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेवलेंथ, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेवलेंथ और डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जिसका फार्मूला होगा डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा एफ ओवर एफ इज इक्वल टू वी और सी। डेल्टा लैम्डा ये शिफ्ट इन वेवलेंथ है और लैम्डा हमारी एक्चुअल वेवलेंथ है। डेल्टा एफ ये शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी है कि फ्रीक्वेंसी में कितनी तब्दीली आई है, और एफ हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। वी हमारी स्पीड ऑफ रोटेशन है, गैलेक्सी हमसे कितनी दूर जा रही है, और सी हमारी स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम। तो जब डॉपलर रेड शिफ्ट की डिस्कवरी हुई तो तमाम एस्ट्रोनॉट ने ये रियलाइज किया कि ऑलमोस्ट तमाम गैलेक्सी यूनिवर्स की एक दूसरे से दूर जा रही हैं, रिसाइड कर रही हैं। इससे हमें ये आइडिया मिला कि स्पेस बिटवीन अर्थ एंड द गैलेक्सी ये लाजमी एक्सपैंड हो रही हैं। एंड दिस एक्सपेंशन स्ट्रेच आउट द लाइट वेव एज दे ट्रेवल थ्रू द स्पेस, के लाइट वेव को एक्सपैंड कर रही है, स्ट्रेच कर रही है, क्योंकि जब लाइट वेव स्पेस में ट्रेवल करती है तो जिसकी वजह से एक्सपैंड होने की वजह से लैम्डा उसका इंक्रीज हो रहा है, जिससे जो लाइट वेव है उसका कलर शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स द रेड, और रेड एंड स्पेक्ट्रम दे रही है। अगर वो जितना ज्यादा रेड शिफ्ट होगा, जितना ज्यादा उसका कलर होगा, इसका मतलब है वो गैलेक्सी उतनी ही ज्यादा तेजी से मूव कर रही है अवे फ्रॉम द अर्थ से, उतनी ही ज्यादा तेजी से दूर जा रही है। और उसके बाद हबल्स लॉ में भी ये भी एक्सप्लेन किया गया था कि रिसेशन स्पीड ऑफ द गैलेक्सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। किसी भी गैलेक्सी का अर्थ से डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसकी अर्थ से दूर जाने की वेलोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, जिसमें एच नॉट हमारा हबल कांस्टेंट था, जिसका यूनिट था पावर यूनिवर्स। और बताया गया था जितनी गैलेक्सी हमसे ज्यादा दूर होगी उसकी रिसेशन स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होगी, जिसमें ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ शो किया था। ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ रिसेशन वेलोसिटी अगेंस्ट डिस्टेंस बनाया गया था इज इक्वल टू द हबल कांस्टेंट v ओवर डी। देखें v ओवर डी ग्रेडियंट आ गया, ये हबल कांस्टेंट के इक्वल था। इस तरह हम डॉपलर इफेक्ट को यूज करते हुए हमने ये आइडिया लगाया कि कोई रेड शिफ्ट आ रही थी कि यूनिवर्स हमसे प्लैनेट और गैलेक्सी हमसे दूर जा रही हैं। आर डिस्टेंट गैलेक्सीज शो रेड शिफ्ट, जितनी दूर की गैलेक्सीज थी तब अब की सब रेड शिफ्ट शो करती थी। तो ग्रेटर रेड शिफ्ट का मतलब है कि बहुत ज्यादा दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब है उसकी दूर जाने की स्पीड है, रिसेशन स्पीड भी वो भी फास्टर है। रेड शिफ्ट लाइट मीन्स गैलेक्सीज
फ्लीयर्स अर्थ से दूर जा रही हैं। हबल फाउंड दैट फर्दर द गैलेक्सी रिसीड फास्टर। हबल ने फाइंड किया कि जो गैलेक्सी जमीन से जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही उसकी वेलोसिटी दूर जाने की और ज्यादा तेज है। ये प्रूव करती है स्पेस इटसेल्फ एक्सपेंडिंग, कि स्पेस भी हमारी एक्सपैंड हो रही है। जैसे हमारे एक बलून को हवा भरे तो बलून एक्सपैंड हो जाता है, जैसे हम इस बलून में हवा भरे हैं तो बलून एक्सपैंड हो जाता है, इसलिए स्पेस भी हमारी दिन ब दिन एक्सपैंड हो रही है। अब हम हबल लॉ को देखते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफ। जब हबल ने रिसेशनल वेलोसिटी निकाली किलोमीटर पर सेकंड की मुख्तलिफ स्टार मुख्तलिफ गैलेक्सीज की और डिस्टेंस मेजर किया डिस्टेंस टू द गैलेक्सी इन एमपीसी, तो ये एक कांस्टेंट स्लोप लाइन आई जिसकी वैल्यू आई 70 किलोमीटर पर सेकंड पर एमपीसी। इसको हम कहते हैं हबल्स कांस्टेंट। ये वो डॉट थे जो उन्होंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन से फाइंड किए और ये वो स्लोप था जो डॉट्स को मिलाने से बनी। तो स्लोप आई हमारे पास हबल कांस्टेंट के इक्वल। इससे हमें ये पता चला कि जो गैलेक्सी है जो प्लैनेट या स्टार हमसे जितना ज्यादा दूर पे है उसकी रिसेशन वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा है। इसे ज्यूम कर लेते हैं कि एक गैलेक्सी का डिस्टेंस अगर डिस्टेंस हमारे पास है 30 एमपीसी तो उसकी रिसेशन स्पीड होगी 200 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर कोई चीज हमसे 200 एमपीसी के डिस्टेंस के करीब करीब है तो उसकी रिसेशन स्पीड हो जाएगी तकरीबन 10,000 किलोमीटर पर आवर। यानी जितनी ज्यादा चीज हमसे दूर होगी उसकी दूर जाने की स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये पॉइंट हमें प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन से मिले थे। इसका मतलब है स्पेस इटसेल्फ खुद भी एक्सपैंड हो रही है, चीजें भी दूर जा रही हैं और स्पेस भी एक्सपैंड हो रही है, दोनों काम हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ डज द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स सपोर्ट द बिग बैंग थ्योरी, कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन बिग बैंग थ्योरी को कैसे सपोर्ट करती है। ये देखें डॉट एक स्पॉट में बिग बैंग हुआ तो उस दिन से आज तक यूनिवर्स एक्सपैंड होता जा रहा है। ये बिग बैंग एक मॉलिक्यूलर डॉट एक नुक्ते से शुरू हुआ था, फिर वो बढ़ता बढ़ता मुख्तलिफ स्टेजेस में अब एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। तो बिग बैंग के होने से यूनिवर्स कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है। ये हमारा एक्सपेंशन टाइम है यूनिवर्स का, ये टाइम दे रहे हैं जैसे बिग बैंग के बाद टाइम गुजर है एक्सपेंशन भी बढ़ती जा रही है जैसे एक बलून बढ़ता जा रहा है। तो हमारी जो एक्सपेंशन है वो एक्स्ट्रापोलेशन है। अगर उसको रिवाइंड किया जाए एक्सपेंशन को तो ये इंप्लाइज करेगा एक हॉट डेंस इनिशियल स्टेट में आ जाएगा इसी बिग बैंग को अगर हम रिवाइंड कर दें तो बिग बैंग की प्रेडिक्शन आई थी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB से, जो थी कि रेजिडुअल रेडिएशन मिली थी फ्रॉम अर्ली यूनिवर्स से। सेकंड है प्राइमोर्डियल एलिमेंट अबंडेंसेस। इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स की जो रेशियो है ये मैच कर रही है हमारी कैलकुलेशन से। उसके बाद हमारे कोर्स में था हबल आया, ये भी कंसिस्टेंट था विद ऑन गोइंग एक्सपेंशन सिंस बिग बैंग, के बिग बैंग के बाद से कंटिन्यूसली आउटगोइंग एक्सपेंशन हो रही है यूनिवर्स की। तो एक्सपेंशन अप्लाई होती है पास्ट सिंगुलैरिटी पे। और CMB प्राइमोर्डियल एलिमेंट अबंडेंस इज आफ्टर ग्लो ऑफ बिग बैंग। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि यूनिवर्स पैदा हुआ है, इसने ग्रो किया है किसी इनिशियल एक्सप्लोजन के नतीजे में। और एक्सपेंशन हमें कैसे पता चली, जब हम पिछले क्वेश्चन देखे हैं कि रेड शिफ्ट हर गैलेक्सी हर स्टार हमारा जो हमसे दूर जा रहा था तमाम गैलेक्सी रेड शिफ्ट शो कर रही थी। इसका मतलब है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, ये चीज का सबूत है। इसको हमने कंबाइन कर दिया CMB कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड थ्योरी से। एन एलिमेंट अबंडेंस एलिमेंट की अबंडेंस से कंफर्म कर दिया अ हॉट बहुत ही गर्म डेस्ट ओरिजिन था, एक नुक्ता था बहुत हॉट बहुत डेंस, और ये तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स पहले था जब बिग बैंग हुआ था। तो अभी का हमें जो यूनिवर्स नजर आ रहा है ये तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था अभी का यूनिवर्स उस बिग बैंग के नतीजे में। तो बिग बैंग के बाद मोस्टली स्टेजेस आई, उसके बाद हमारा आज का यूनिवर्स आ गया। बिग बैंग में पहले इन्फ्लेशन आई, फिर हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल बना, उसके बाद फर्स्ट न्यूक्लियस बना, फिर हमारे पास फर्स्ट लाइट बनी, फिर हमारे पास डार्क एजेस आई, फिर ग्रेविटी बनी, फिर एंटी ग्रेविटी यूनिवर्स की एक्सपेंशन हुई, वो एक्सेलरेट हुआ, फिर हमारा आज का यूनिवर्स जिसमें मौजूद है यूनिवर्स का बना और वो कंटिन्यू एक्सपैंड हो रहा है। उसके बाद गैलेक्सीज बहुत ज़्यादा दूर दूर चली जाएंगी। तो आज हम 13.8 बिलियन ईयर्स की टाइम लाइन पे हैं, ये साथ हमने इसकी टाइम लाइन भी दे दी है और बिग बैंग की कंटिन्यूस एक्सपेंशन जारी है। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा है जिसमें एमिशन स्पेक्ट्रम है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। इन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हमारा इसी बुक का चैप्टर 21 क्वांटम फिजिक्स जिसके लेक्चर आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा, उससे आपका अब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे पैदा होता है और उसकी शेप कैसी आती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये तमाम चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और आप स्पेक्ट्रम को समझने के काबिल हो जाएंगे। उस स्पेक्ट्रम से आगे हम चलते हैं कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हॉट डेंस सब्जेक्ट होते हैं जैसे स्टार कोर्स, ये रिवील करती है टेम्परेचर विया वेन्स लॉ
और emission स्पेक्ट्रम ब्राइट लाइन फ्रॉम हार लो डेंसिटी गैस रिवील करती है कंपोजिशन। ईच एलिमेंट की एक यूनिक लाइन होती है, जब उस चैप्टर में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हर एलिमेंट का अब्जॉर्प्शन और emission स्पेक्ट्रम बिल्कुल डिफरेंट होता है। और absorption स्पेक्ट्रम डार्क लाइन होती है इन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कॉज बाय द कूलर गैस absorbing light revealing the atmospheric composition of star। एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें कब मिलेगा? जब बहुत ही हार्ड डेंस ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे स्टार की कोर, बहुत हार्ड डेंस स्टार्स होंगे, तो उससे आने वाली लाइट जो होगी हमारे पास वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करेगी। वो हमारा इस तरह का एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करेगी। लेकिन ब्राइट लाइन शो होंगी हॉट लो डेंसिटी गैस से, वो इससे हमें पता चलेगा कि कंपोजिशन कैसी है। ईच एलिमेंट की एक यूनिक लाइन होती है, या कि हॉट लो डेंसिटी गैस के स्टार हैं या कोई रीजन है, तो वहां से हमें एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा, एक डिफरेंट लाइन मिलेंगी। जो एमिशन स्पेक्ट्रम इस तरह की हमें कुछ लाइन मिलेंगी जिसे कहते हैं एमिशन लाइन। इससे हमें वहां की कंपोजिशन के बारे में पता चल जाएगा। फिर आ जाएगा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें डार्क लाइन मिलेंगी इन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कॉज बाय द कूलर गैस अब्जॉर्ब लाइट। इसमें जो कूलर गैस, कूलर प्लेनेट है, कूलर हमारे पास स्टार है, वो लाइट को जब अब्जॉर्ब करेंगे तो हमारे पास एक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्रिएट होगा। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इस तरह हमें डार्क लाइन वाला पैटर्न क्रिएट होता हुआ मिलेगा। ये कूलर स्टार या कूलर रीजन को शो करेगा कि उन्होंने लाइट को अब्जॉर्ब किया है, और अब्जॉर्ब ये वाली लाइट जो है, ये बैंड ये अब्जॉर्ब हो चुके हैं। इससे हमें उस प्लेनेट की, उस गैलेक्सी की या उस रीजन की एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन पता चल जाएगी। तो हम रिवील कर लेंगे उस स्टार की एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन बाय स्टडिंग द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें एमिशन और अब्जॉर्प्शन जो लाइन है, ये केमिकल एलिमेंट्स हैं। और जो डॉपलर शिफ्ट है, डॉपलर शिफ्ट बताता है कि मोशन टुवर्ड द अर्थ है या वे फ्रॉम द अर्थ है। और लाइन जितनी ज्यादा ब्रॉड होगी वो उतना ज्यादा बताएगा उसका टेम्परेचर की क्या कंडीशन है और रोटेशन की क्या कंडीशन है। थोड़ा स्पेक्ट्रम हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ये प्रोड्यूस करते हैं सॉलिड, लिक्विड और डेंस गैसेस। जो बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी की गैसेस स्टार होते हैं, वहां पे एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है। और एमिशन स्पेक्ट्रम ये प्रोड्यूस करती हैं रेयर फील्ड गैसेस, एमिशन ओनली नैरो वेवलेंथ रीजन। जैसे हॉट गैसेस एमिट करेंगे हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम, और वेरी हॉट हाई डेंसिटी वाले जो स्टार हैं वो एमिट करेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और जो कूल स्टार है, कूल रीजन है, कूल गैस है, वो उससे हमें मिलेगा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि गैस जो होगी अब्जॉर्ब कर लेगी कुछ वेवलेंथ को। जो उन्होंने वेवलेंथ अब्जॉर्ब की है वो रीजन हमें डार्क लाइनों की, डार्क बैंड की सूरत में मिलेगा। एज द यूनिट एमिट एट रिजल्ट द अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। और कुछ वो अब्जॉर्ब कर लेंगे, बाकी वो एमिट कर देंगे, जिसके नतीजे में हमें अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो इससे हम डालेंगे कि ये स्टार, ये गैलेक्सी कूल गैसेस से मिलकर बनी हुई है। तो स्पेक्ट्रा एक्ट करता है द कॉस्मिक बार कोड्स, और एमिशन लाइन जैसे कि नियॉन साइन शो करते हैं कि एलिमेंट्स इन द गैस क्लाउड्स, कि गैस क्लाउड्स में कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। अब्जॉर्प्शन लाइन यानी कि डार्क गैप्स इन सनलाइट ये रिवील करते हैं कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं इन द स्टार एटमॉस्फेयर। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा इंडिकेट करता है कि कितना हॉट, कितना हाई डेंसिटी उसका टेम्परेचर है उस प्लेनेट का। और दोनों इकट्ठे मिला दी जाए तो वो डिकोड कर देती हैं स्टार का मेकअप, उसकी मोशन और उसकी फिजिक्स। अब हम करेंगे कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन का सोल्यूशन। हमारा कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन वन है, एक्सप्लेन करें टर्म लुमिनोसिटी एंड रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी। देखिए हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी यही था, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लुमिनोसिटी एंड रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी। तो काइंडली शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके देख लीजिएगा प्लीज। यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, टोटल पावर रेडिएटेड बाय द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। टोटल पावर कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो पर यूनिट टाइम में रेडिएट कर रहा है उसको हम कहते हैं लुमिनोसिटी, जिसका यूनिट है वाट। फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड करती है ओनली द ऑब्जेक्ट साइज एंड टेम्परेचर। फिर फार्मूला लिख देंगे, L इज इक्वल टू 4πr², बोर्ड में कांस्टेंट T की पावर 4, इसमें R रेडियस है, T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और ये सिग्मा हमारे पास T फॉर बोर्ड में कांस्टेंट है। इंटेंसिटी होती है लुमिनोसिटी डिवाइडेड बाय 4πd²। अगर डिस्टेंस को हम और रेडियस को हम d में कंसीडर कर लें। फिर रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी आती है पावर रिसीव पर यूनिट एरिया, जो पावर रिसीव हो रही है पर यूनिट एरिया एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। तो गिवन डिस्टेंस है फ्रॉम द सोर्स, उसमें कितनी पावर रिसीव हो रही है पर यूनिट एरिया से हम कहते हैं रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी। यूनिट इसे यूनिट होगा वाट, कितनी पावर रिसीव हो रही है इन यूनिट एरिया यानी कि स्क्वायर मीटर। फिजिकल स्पीड ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। डिक्रीज इन डिस्टेंस मीन्स इंक्रीज इन एफ रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी। इसका फार्मूला एफ इज इक्वल टू L बाय 4πd²। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, हम शॉर्ट में कर चुके हैं, इसमें d डिस्टेंस है। फिर इंटेंसिटी का मेन फार्मूला है लुमिनोसिटी डिवाइडेड बाय 4πd²। तो फ्लक्स और लुमिनोसिटी का कंपैरिजन देखते हैं। फ्लक्स F एनर्जी रीचिंग ई स्क्वायर मीटर ऑफ द कलेक्टिंग सरफेस पर यूनिट टाइम।
आल्सो कॉल्ड एपरेंट ब्राइटनेस। इसका यूनिट होगा जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड या वाट पर मीटर स्क्वायर। तो हमारी आंखें क्या मेजर करती हैं, वो फ्लक्स एफ इज इक्वल टू एल बाय 4πd², जिसमें 4πd² ये सरफेस एरिया है किसी भी स्फेयर का, और लुमिनोसिटी है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज पर यूनिट टाइम, इसका यूनिट है वार। तो ये एक प्रॉपर्टी है स्टार और इसकी वो पावर बता रहा होता है। अब हम रिलेशन से देते हैं, लुमिनिसिटी इज फिक्स फॉर द सन, सन की लुमिनिसिटी हमने फिक्स कर दी है, उसे कांस्टेंट कर दी है, जिसकी वैल्यू रखी है हमने 3.828 इंटू 10⁻26 वाट, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब फ्लक्स डिक्रीज हो जाता है विद डिस्टेंस, जैसे अर्थ का डिस्टेंस फ्रॉम सन ये तकरीबन 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर है, तो यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻11 जब पुट करेंगे हम अपने फार्मूले में, जो फार्मूला है L/4πd², तो ये डिस्टेंस में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 301360 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो डबलिंग द डिस्टेंस फ्लक्स को रिड्यूस कर देगा 1/4 टाइम। जैसे मार्स का डिस्टेंस फ्रॉम सन है 2.3 इंटू 10⁻11 मीटर, अगर आप इसको इस फार्म में पुट करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी आ जाएगी 577 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो अर्थ के डिस्टेंस में देखें इंटेंसिटी जो है वो 1360 रह गई थी, और मार्स पे जाते हुए मजीद कम हो गया क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो वेलोसिटी होती है टोटल एनर्जी आउटपुट, तो फ्लक्स होता है कि ऑब्जर्व ब्राइटनेस कितनी है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को लिंक करती है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो वेलोसिटी डिफाइन करती है स्टार की ट्रू एनर्जी आउटपुट, लाइक अ लाइट बल्ब, उसकी कितनी ट्रू वाटेज है। तो रेडियंट फ्लक्स इज हाउ ब्राइट अपीयर फ्रॉम द अफार, कि रेडियंट फ्लक्स आता है किसी दूर पॉइंट से वो कितना ब्राइट अपीयर हो रहा है। जैसे सन की एक्चुअल वाटेज ये थी, लेकिन अर्थ पे आते आते ये वो इतना अपीयर हो रहा है 1360 वाट पर मीटर स्क्वायर, और मार्स पे जाते जाते मजीद कम हो गया अपीयरेंस, क्योंकि लाइट स्प्रेड होती है स्फेरिकली, द सेम एनर्जी कवर अ लार्जर एरिया विद डिस्टेंस। लाइट स्फेरिकली स्प्रेड होती है तो सेम एनर्जी को ज्यादा एरिया चाहिए होता है विद डिस्टेंस, कॉजिंग द फ्लक्स ड्रॉप हो जाता है 1/d²। द प्रिंसिपल अंडरपिन कॉस्मिक डिस्टेंस मेजरमेंट। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए काइंडली शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा प्लीज। हमारा कंप्रेसिव क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस करें यूज ऑफ स्टैंडर्ड कैंडल्स टू डिटरमाइन द डिस्टेंस टू गैलेक्सीज। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हम स्टैंडर्ड कैंडल उसकी एग्जांपल को बहुत तफसील से एक्सप्लेन करके हैं। काइंडली आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 को टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि स्टैंडर्ड कैंडल डिफाइन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी हमें नोन होती है लुमिनोसिटी एल ड्यू टू प्रिडिक्टेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी वेलोसिटी भी जानते हैं और उसकी प्रिडिक्टेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें मालूम होती है। मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं स्टैंडर्ड कैंडल्स को, जैसे सिफाइड वेरिएबल है या टाइप A1 सुपरनोवा है, उनको हम स्टैंडर्ड कैंडल के तौर पर आइडेंटिफाई कर देते हैं, और उनका फ्लक्स मेजर कर लेते हैं, अर्थ पे उसका फ्लक्स कितना है, और उसका फिर कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्टेंस यूजिंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ। डिस्टेंस जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ L/4πf अंडर के इक्वल है। इस तरह हम सिफाइड वेरिएबल या टाइप A1 सुपरनोवा स्टार को स्टैंडर्ड कैंडल्स का नाम दे देते हैं, और उनके हमें डिस्टेंस और लुमिनोसिटी पता चल जाती है कि अर्थ से वो कितने डिस्टेंस पे हैं और उनकी लुमिनोसिटी और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। एग्जाम्पल में दे लेते हैं, सिफाइड वेरिएबल की प्रॉपर्टी है कि उनका पल्सेशन पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनकी लुमिनोसिटी के। स्टेप्स में देते हैं, ऑब्जर्व पीरियड से डिटरमाइन कर लेते हैं एल। टाइप A1 सुपरनोवा है, इनकी यूनिफॉर्म पीक लुमिनोसिटी होती है, इसकी वैल्यू तकरीबन 10⁻36 वाट के इक्वल होती है। इसके स्टेप में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि स्पेक्ट्रम कौन सा है और कंफर्म कर लेते हैं कि टाइप A1 सुपरनोवा ही है। फिर मेजर करते हैं पीक फ्लक्स को और कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्टेंस। इसको हम कॉस्मिक स्केल डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं हबल एक्सपेंशन स्टडीज। तो यहाँ पे हम स्केल मार्क कर लेते हैं और इस सुपरनोवा A1 स्टार्स को एज अ स्टैंडर्ड कैंडल ले लेते हैं, और उसे हमें पता चल जाता है कि ये स्टैंडर्ड कैंडल अगर यहाँ मौजूद है तो ये अर्थ से बाकी चीजें जो इसके करीब है वो हमसे कितनी दूर होंगी। तो ये स्टैंडर्ड कैंडल्स यूनिवर्स के स्केल मैप में एक माइलस्टोन का काम भी करते हैं, एक डिस्टेंस मेजरिंग के तौर पे भी काम आते हैं। इसे हम बना लेते हैं कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर। ये आप ग्राफ देख सकते हैं, कॉस्मिक ग्राफ या कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर हम स्टैंडर्ड कैंडल की मदद से बना लेते हैं, और हमारी एक्यूरेसी लाई करती है कैलिब्रेशन में, जैसे पैरालॉक्स होता है सिफाइड से लिए। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, इसमें मेटालिटिसिटी एवेल्युएशन इफेक्ट आ जाते हैं जो हमारे फिलहाल कोर्स में नहीं है, जिससे हमारी एक्यूरेसी थोड़ी सफर करती है। तो स्टैंडर्ड कैंडल एक्ट करते हैं एज एस्ट्रोनॉमिकल लाइट हाउसेस, उनकी इंटेंसिटी हमें मालूम होती है, जिसकी वजह से हम डिस्टेंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं फ्रॉम ऑब्जर्व फ्लक्स। एडविन हबल यूज किया उन्होंने सिफाइड्स को टू प्रूव एंड्रोमेडा लाइज बियॉन्ड द मिल्की वे, और बहुत बड़ा इंकलाब रेफिनलाइजिंग कर दिया कॉस्मोलॉजी में। और टाइप 1A सुपरनोवा लेटर रिवील्ड कॉस्मिक एक्सेलरेशन, हमारी कॉस्मिक जो है यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, और इसने लीड किया कि हमारे यूनिवर्स में डार्क एनर्जी भी मौजूद है। डार्क एनर्जी की डिस्कवरी भी हमने इसी कॉस्मिक एक्सेलरेशन की मदद से फाइंड की।
तो स्टैंडर्ड कैंडल में आप बुक का टॉपिक 23.3 ये भी लिख सकते हैं। हमारा कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सप्लेन करें हाउ द रेडियस ऑफ स्टार कैन बी एस्टिमेटेड बाय अप्लाइंग वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी यही था। देखें, हाउ कैन वी एस्टिमेट द रेडियस स्टार बाय अप्लाइंग वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो काइंडली आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 के टाइम स्टेप पे क्लिक करके आप इस क्वेश्चन का आंसर भी वही लिख सकते हैं। इसके आंसर में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में पहले हम टेम्परेचर फाइंड करेंगे वेन्स लॉ के जरिए कि टेम्परेचर इज इक्वल टू बी और लैम्डा मैक्सिमम की इक्वल है और बी की वैल्यू कांस्टेंट है। स्टेप नंबर 2 में हम लुमिनोसिटी फाइंड करेंगे और मेजर करेंगे फ्लक्स एट अर्थ अकॉर्डिंग टू फार्मूला L इज इक्वल टू 4/d²f, जैसे हमने असाइनमेंट में बीटल जूस की L फाइंड किया था। फिर उसका रेडियस कंप्यूट करेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को यूज करते हुए और उसके रेडियस को कंपेयर करेंगे रेडियस ऑफ द सन से। वेन्स लॉ बताएगा कलर से हम उसका टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन से हमें लुमिनोसिटी मिलेगी प्लस टेम्परेचर मिलेगा जिससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। क्रिटिकल इंसाइट देते हैं कूल स्टार रेड विद हाई लुमिनोसिटी मस्ट बी लार्ज, जिसे हम कहते हैं रेड जाइंट। एक कूल स्टार है तो हमें वो रेड नजर आएगा और लुमिनोसिटी ज्यादा है तो वो बहुत बड़ा साइज में होगा जिसे हम कहते हैं रेड जाइंट स्टार। तो स्टार कूलर रिवील इट्स सरफेस टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू वेन्स लॉ इट्स टोटल एनर्जी आउटपुट, जिसे हम लुमिनोसिटी कहते हैं, डिपेंड्स अपॉन साइज एंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमें उसके कलर से मिलेगा, तो लुमिनोसिटी से हम साइज और टेम्परेचर का एस्टिमेट लगा लेंगे। इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे तो उसका हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइरे से बहुत ज्यादा हॉट है लेकिन ब्राइट है बट स्मॉल और ड्वार्फ स्टार है, और बीटल जूस से कूल स्टार है लेकिन बहुत बड़ा है जिसे हम सुपर जायंट कहते हैं। कंप्रेसिव क्वेश्चन कौन है, व्हाई रेड शिफ्ट लीड टू द आइडिया दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग डिस्कस। और हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ रेड शिफ्ट लीड टू आइडिया ऑफ द यूनिवर्स ऑफ एक्सपेंडिंग। दोनों एक ही हैं, तो काइंडली इसके लिए आप शॉर्ट क्वेश्चन के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके इसको स्टडी कर सकते हैं। कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन नंबर 4 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारा एक ही क्वेश्चन है। आगे में कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन हबल लॉ एंड हाउ इट लीड टू बिग बैंग थ्योरी। इसके लिए आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 दे सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स फॉर द बिग बैंग थ्योरी। इसके काफी सारे नोट्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 से मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा चीजें हम कंप्रेहेंसिव नंबर 5 में आप एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें एक्सप्लेन किया हबल्स लॉ, v इज इक्वल टू h0d। v हमारे पास है रिसेशन वेलोसिटी ऑफ द गैलेक्सी, गैलेक्सी एक दूसरे से किस वेलोसिटी से दूर हो रही है, और ये है डिस्टेंस टू द गैलेक्सी कि अर्थ का उस गैलेक्सी से कितना फासला है। h0 हमारे पास है हबल कांस्टेंट, जिसकी नियरली एक्सपेंशन रेट है 70 किलोमीटर पर सेकंड पर एमपीसी। ये हमारा हबल ग्राफ है जिसने मुख्तलिफ गैलेक्सीज और स्टार की डिस्टेंस और वेलोसिटी को जब मेजर किया तो एक कांस्टेंट स्लोप लाइन आई, जिसे हबल कांस्टेंट का नाम दिया, जो तकरीबन 70 से 71 किलोमीटर पर सेकंड पर एमपीसी था। ये बताता है द फर्दर अवे द गैलेक्सी जितनी हमारी दूर होगी, द फास्टर इट मूव अवे फ्रॉम अस, उतनी ही वो ज्यादा तेजी से दूर जाएगी। जैसे अगर कोई गैलेक्सी या स्टार हमसे 140 एमपीसी डिस्टेंस पे है तो उसकी वेलोसिटी तकरीबन 10 की पावर 4 होगी, लेकिन अगर वो हमारे पास 400 एमपीसी से दूर है तो उसकी वेलोसिटी 3 × 10 रेज़ पावर 4 होगी। तो देखें डिस्टेंस इंक्रीज होने से वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो गैलेक्सी अर्थ से जितनी ज्यादा दूर होगी उसकी दूर जाने की वेलोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसको हम कहते हैं हबल्स लॉ। तो हबल ने फाउंड किया द स्पीड ऑफ द रिसाइडिंग गैलेक्सी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू डिस्टेंस। तो इसकी इक्वेशन थी v इज इक्वल टू h0d, वेयर h0 हमें कहते हैं हबल कांस्टेंट, जिसकी तकरीबन एक कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट आपको एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन ये लाजमी आएगा। ये नॉट का वर्ड हम यहाँ से काट देते हैं, ये इज गिवन टू यू इन एग्जाम्स, ठीक है, ये टेस्ट में और एग्जाम में लाजमी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हबल की जो एक्सपेरिमेंटल थी, इसकी जो हमने स्लोप निकाली उसको हमने कहा हबल कांस्टेंट, जो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी की। इसकी वैल्यू 70, 71 या कुछ जगहों पे 75 किलोमीटर पर सेकंड पर एमसीवी है, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन ली है लेकिन कुछ के देखे ऊपर नीचे हमारी वैल्यू आ रही थी, इससे थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो रही है। तो स्लोप ऑफ v वर्सेस d प्लॉट, ये लीनियर कोरिलेशन आएगा अक्रॉस द गैलेक्सीज। रेड शिफ्ट कैलिब्रेशन z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होगा और z की वैल्यू 0.1 से कम होगी। तो ये कनेक्शन करते हैं टू बिग बैंग थ्योरी। फाइनाइट एज यूनिवर्स, हम इसे यूनिवर्स की एज निकाल सकते हैं। यूनिवर्स की एज होगी जो वो होगी 1/h0। हबल कांस्टेंट को 1 से डिवाइड, हबल कांस्टेंट नीचे रखें 1 से डिवाइड कर दें तो इससे हमें एज की डायरेक्ट यूनिवर्स की एज की डायरेक्ट वैल्यू मिल सकती है। और हमारा यूनिवर्स तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्डर है। जैसे हम न्यूमेरिकल में भी हम एज निकाल के आ चुके हैं, यूनिवर्स की एज निकाली है हमने, वो भी 13.8 बिलियन ईयर्स निकली है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जिसे CMB कहते हैं, ये प्रेडिक्ट करता है रेमनेंट रेडिएशन फ्रॉम द हॉट अर्ली यूनिवर्स, और ये ऑब्जर्व हुई है 2.7 के। प्राइमोर्डियल न्यूक्लियोसिंथेसिस ऑब्जर्व किया कि हाइड्रोजन और हीलियम की रेशो ये 74% से 24% है। ये मैच कर रही है बिग बैंग की सिमुलेशन के साथ। और थर्ड है कॉस्मिक एवेल्युएशन, एक्सपेंशन इंप्लाई कर रही है पास सिंगुलैरिटी। इनिशियली हॉट थी और डेंस स्टेट में था हमारा यूनिवर्स, और एक हॉट डेंस स्टेट से यूनिवर्स हमारा एक्सप्लोड होके फैला है और बिग बैंग हुआ है। ये हम शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुके हैं, काइंडली जरूर देखिएगा। तो हबल्स लॉ
इंप्लाई करता है यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। एक्स्ट्रापोलेशन ये सिंगुलैरिटी यानी कि बिग बैंग को एक्सप्लेन करती है। सपोर्टिंग एविडेंस में हमारे पास सीएमबी है और एलिमेंट की अबंडेंसेस है। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे हबल लॉ शो गैलेक्सीज रिसाइडिंग प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। गैलेक्सी दूसरे से दूर जा रही है और इनके दूर होने की वेलोसिटी उनके डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिवाइंडिंग दिस, अगर हम इसको उल्टा रिवाइंड कर दें तो एक्सपेंशन इंप्लाई टू पॉइंट ऑफ इनफाइनिटी डेंस। बिग बैंग को हम रिवाइंड करते हैं तो हमें पता चलेगा कि लामहदूद डेंस पार्टिकल था तकरीबन 13.8 बिलियन जो एक्सप्लोड हुआ, जो फटा, तो उससे बिग बैंग पैदा हुआ और बिग बैंग के एक्सप्लोजन से हमारी यूनिवर्स पैदा हुई। दिस थ्योरी इज कंफर्म्ड बाय, ये थ्योरी कंफर्म हुई है सीएमबी आफ्टर ग्लो रेडिएशन थ्योरी से। और अबंडेंट ऑफ लाइट एमिटेड फॉर इन द फर्स्ट मिनट, बहुत ज्यादा लाइट एमिट हुई थी आपस में फोर्ज होगी उसके पहले ही मिनट में। तो काइंडली इस क्वेश्चन के लिए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 तफसील से देख लीजिएगा, जिसमें हम बिग बैंग हबल लॉ को बहुत तफसील से एक्सप्लेन करके आए हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन। देयर आर टू स्टार, दो स्टार हैं, उनको नाम हमने दे दिया स्टार ए और स्टार बी। तो वी स्टार हैज ग्रेटर टेम्परेचर, इसमें से स्टार ए और स्टार बी में से किस स्टार का ज्यादा टेम्परेचर होगा, जबकि एल ए और एल बी, लुमिनोसिटी एल ए और लुमिनोसिटी एल बी दोनों की वैल्यू दी गई है 10 की पावर 4 वाट, लेकिन रेडियस दिया गया है आर ए का 10 की पावर 4 मीटर और आर बी का रेडियस दिया गया है 10 की पावर 5 मीटर। तो रेडियस डिफरेंट है, लुमिनोसिटी सेम है, तो किस स्टार का टेम्परेचर ज्यादा होगा। हम लगाएंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ फॉर लुमिनोसिटी कि L इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर की पावर 4। अगर इसको देखा जाए कि जब बाकी तमाम चीजें कांस्टेंट हो, L भी सेम है, देखें L बी की वैल्यू भी सेम है, 4 पाई की वैल्यू भी सेम है और स्टीफन बोल्ट्जमैन की वैल्यू की भी सेम है, तो आर स्क्वायर या मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो टेम्परेचर की पावर 4 ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के। तो टेम्परेचर अब ए को कर लेते हैं कि ए का टेम्परेचर की पावर 4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर ए के स्क्वायर और बी का टेम्परेचर की पावर 4 ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आर बी ऊपर चला जाएगा, ये आर बी के होल स्क्वायर के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। हमारा ये फार्मूला आ जाएगा टी ए की पावर 4 डिवाइडेड बाई टी बी की पावर 4 इज इक्वल टू आर बी ओवर आर ए की होल का स्क्वायर। यहाँ पे दूसरी तरह से देख सकते हैं कि लुमिनोसिटी का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर का पावर 4 और दोनों की लुमिनोसिटी तो सेम है, तो लुमिनोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू लुमिनोसिटी ऑफ बी। तो दोनों की लुमिनोसिटी हमारे पास सेम है, तो दोनों की लुमिनोसिटी का फार्मूला पुट करेंगे, 4 पाई से कैंसिल, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से कैंसिल। अब ये आ जाएगा आर ए का स्क्वायर और टी ए की पावर 4 इज इक्वल टू आर बी का स्क्वायर टी बी की पावर 4। अब टी ए इधर रहने देते हैं, टी बी को उधर जाकर डिवाइड कर देंगे और आर ए को उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, तो ये दोबारा ये फार्मूला हमारा इस एंगल से भी ड्राइव हो जाएगा। अब आर बी और आर ए इन दोनों की वैल्यू दी गई है, आर ए 10 की पावर 4 और आर बी 10 की पावर 5, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम और इनका जो आंसर आ रहा है आर बी ओवर आर ए वो 10 आ रहा है, इसका स्क्वायर लेंगे तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब है टी ए और टी बी की पावर 4 इज इक्वल टू 100। अब ये 4 पावर खत्म करने के लिए हमें लेंगे टेकिंग 1/4 पावर ऑन बोथ साइड, टेकिंग द 4th रूट ऑन बोथ साइड, तो 4th रूट हमें लेना पड़ेगा बोथ साइड पे। अब 100 का जब 4th रूट लेंगे 1/4 हम पावर करेंगे तो कैलकुलेटर पे हमारा आंसर आएगा 3.162 जो कि ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब टी ए की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टी बी ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है स्टार ए हैज ग्रेटर टेम्परेचर, इसका मतलब है स्टार ए का टेम्परेचर ज्यादा है देन द स्टार बी और स्टार ए हमारा ग्रेटर टेम्परेचर पे है। इसको हम एक और एंगल से भी कर सकते थे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रेडियस आपको दिया गया है, लुमिनोसिटी भी आपको दी गई है, तो आप दोनों स्टार का अलग-अलग टेम्परेचर निकाल सकते हैं। आप टी ए निकाल सकते हैं, रेशो वाला मेथड आप यूज ही ना करें, आप रेशो वाला मेथड ना यूज करें, आप इस फार्मूले में इनकी वैल्यूज पुट कर दें, 4 पाई स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू और एल की वैल्यू आप पुट कर दें, आपको दोनों स्टार के अलग-अलग टेम्परेचर मिल जाएंगे। तो अल्टरनेटिव मेथड में आप स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ लिखेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, ये तमाम वैल्यू जाके यहाँ डिवाइड हो जाएंगी और फिर तमाम वैल्यू पे टी की पावर 1/4 ले लेंगे, टेकिंग 4th रूट ऑन बोथ साइड, तो टी आ जाएगा एल ओवर 4 पाई आर स्क्वायर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की होल पावर 1/4 और स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 5.67 × 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4। तो इस फार्मूले में ये तमाम वैल्यूज पुट करेंगे, देखें एल ए भी मालूम है हमें, आर ए भी मालूम है, बाकी ये तीन तो कांस्टेंट वैल्यू है, पाई की वैल्यू कैलकुलेटर से देख सकते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन की वैल्यू है, इसे कैलकुलेटर पे कांस्टेंट बारी बारी दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे तो टी ए आएगा 3.44 केल्विन और टी बी की वैल्यू 1.09 की आएगी, तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि स्टार ए जो हमारा है
टी ए वो ज़्यादा हॉटर होगा टी बी से, तो स्टार ए हैज़ हायर टेम्परेचर। नंबर 2 न्यूमेरिकल है द सन, उसका सरफेस टेम्परेचर में दिया गया है 6000 केल्विन, वो प्रोड्यूस कर रहा है पीक रेडिएशन 420 नैनोमीटर। तो सन का सरफेस टेम्परेचर दिया गया है 6000 केल्विन और सन का जो लैम्डा दिया गया है पीक रेडिएशन वो 420 नैनोमीटर है, तो ये लिख दिया हमने 420 नैनोमीटर। फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द साइरस, अगर इसकी पीक रेडिएशन हो ऑफ साइरस इज 72 नैनोमीटर, तो पीक वेवलेंथ लैम्डा साइरस होगा 72 नैनोमीटर। हम यहाँ पे यूज करेंगे वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा मैक्सिमम टेम्परेचर इज इक्वल टू बी, जब बी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। अब ये लैम्डा सन टेम्परेचर सन वो भी बी के इक्वल होगा, तो लैम्डा साइरस टेम्परेचर साइरस वो भी बी के इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये दोनों जब बी के इक्वल हैं तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। इसी फार्मूले को हम रीअरेंज करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ साइरस हो जाएगा लैम्डा ऑफ सन इंटू टेम्परेचर ऑफ सन डिवाइडेड बाय लैम्डा साइरस, और इसमें हम ये जो गिवन वैल्यूज हैं ये पुट कर देंगे। टेम्परेचर ऑफ सन 6000 केल्विन, लैम्डा ऑफ सन हमें दिया गया है 420 नैनोमीटर और लैम्डा ऑफ साइरस दिया हुआ है 72 नैनोमीटर। नैनोमीटर से कैंसिल हो जाएगा, इसको हम सिंपली कैलकुलेट पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35000 केल्विन। तो टेम्परेचर ऑफ साइरस आ जाएगा 35000 केल्विन। तो हमने वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज किया, लैम्डा सन टेम्परेचर सन, लैम्डा साइरस टेम्परेचर साइरस दोनों बी के इक्वल थे, दोनों को आपस में इक्वल कर दिया, इक्वल करके टेम्परेचर ऑफ साइरस से इसको रीअरेंज किया, फार्मूला लैम्डा सन टेम्परेचर साइरस लैम्डा साइरस किया, इसमें जो गिवन वैल्यू थी वो पुट की, तो टेम्परेचर ऑफ साइरस हमारा आ गया 35000 केल्विन। न्यूमेरिकल नंबर 3 है इफ द सोर्स हैज लुमिनोसिटी 3.826 इंटू 10⁻6 वाट, तो लुमिनोसिटी की वैल्यू एल हमें दी गई है 3.826 इंटू 10⁻26 वाट एंड इज एट डिस्टेंस ऑफ 3 लाइट ईयर, तो जो हमें डिस्टेंस दिया गया है वो दिया गया है 3 लाइट ईयर्स। व्हाट इज द रेडियंट फ्लक्स डेंसिटी, तो रेडियंट फ्लक्स डेंसिटी एफ हम निकालेंगे जो इक्वल होगा L/4πd² के, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। पहले हम देखते हैं लाइट ईयर, एक लाइट ईयर रोशनी का वो फासला होता है डिस्टेंस ऑफ लाइट जो ट्रेवल करती है एक साल में, तो डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम, स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 1 ईयर में 365.25 डेज होते हैं, हर दिन में 24 आवर होते हैं और हर आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, तो ये एक साल के सेकेंड्स आ जाएंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक साल के सेकंड ये आएंगे 31557,600, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी। तो अब इस सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस एक साल के सेकंड को 3 इंटू 10⁸ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। अब ये आई है 1 लाइट ईयर की वैल्यू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो 3 लाइट ईयर, इसी वैल्यू को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी 3 लाइट ईयर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो डिस्टेंस हम निकाल लिया d इन 3 लाइट ईयर्स। अब हम निकालने जा रहे हैं इनवर्स लॉ से f इज इक्वल टू L/4πd², और d हमने निकाल लिया है 3 लाइट ईयर 2.84 इंटू 10⁻16, इसका हमने स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर लेके हमने इसका स्क्वायर ले लिया तो ये वैल्यू आ गई। तो स्क्वायर लेके हम इसे 4π से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4π की वैल्यू थी 12.566, तो 4πd² की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। या सिंपली आप ये फार्मूला लिखें, उसमें L की वैल्यू जो दी गई है 3.826 इंटू 10⁻26 वो लिखें, 4 की वैल्यू लिखें, पाई की वैल्यू लिखें, और d² की वैल्यू d की वैल्यू लिखें ये, और इसका स्क्वायर ले लें। तो ये 4πd² की वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, हम वो पुट कर देते हैं। अब लहदा तमाम वैल्यूज को यहाँ लिखें और एक दफा इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी रेडियन फ्लक्स डेंसिटी f आ जाएगी 3.777 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि L का यूनिट होता है वाट और 4πd² का यूनिट होता है 4π का यूनिट होता है मीटर, और d² आ गया था ना 4πd², तो 4πd² का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। तो 3 लाइट ईयर यहाँ पे मीटर था तो यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर लिया था, याद रखिएगा, यहाँ पे हम डिस्टेंस मीटर था तो यहाँ स्क्वायर लिया था, तो d² का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और 4π हमारा कांस्टेंट है, मैं गलती से इसका यूनिट मीटर बता गया था, 4π कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारा आंसर, अब इसे राउंड ऑफ करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर था तो आंसर आ जाएगा 3.78 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू माई फ्रेंड्स।